साला, इन झड़ रहित जेसीओ की वजह से ही सारी समस्या है। एक तीखी कर्कश आवाज ने ऑपरेशन रूम की खामोशी को चीर दिया। लद्दाख में लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के पास, जहां तापमान 0 से 20 डिग्री नीचे चला जाता था, उस हार्ड कंपा देने वाली ठंड से भी ज्यादा सर्द माहौल 14वीं पर्वतीय डिवीजन हिमालयन प्रहरी के तहत आने वाली 7वीं पर्वतीय ब्रिगेड के मुख्यालय पर छाया हुआ था। ऑपरेशन ऑफिसर मेजर विक्रम सिंह राठौर ने अपने हाथ में पकड़ी फाइलों को बेरुखी से जमीन पर फेंक दिया। हवा में लहराते हुए कागज बर्फीले तूफान की तरह जमीन पर झुके एक बूढ़े शेर के सिर पर आ गिरे। वह बूढ़ा शेर ब्रिगेड के सूबेदार मेजर भैरों सिंह यादव चुपचाप कमर झुकाकर उन कागजों को उठा रहे थे। उनके सफेद होते बालों और झुर्रियों वाली आंखों में 30 साल से ज्यादा की फौजी वर्दी का गौरव और अनुभव साफ झलक रहा था। लेकिन इस पल उनका सारा तजुर्बा इंडियन मिलिट्री एकेडमी IMA से निकले एक युवा अफसर के सामने किसी ढाल का काम नहीं कर पा रहा था। सूबेदार मेजर, क्या मेरी बात आपको समझ नहीं आ रही? हेलीपैड की मरम्मत का मामला, मैंने साफ तौर पर कहा था कि उसे डामर असफॉल्ट से पूरी तरह पाट दिया जाए। मेजर विक्रम ने चमड़े के दस्ताने पहने अपने हाथ से मेज को जोर जोर से पीटा। सूबेदार मेजर यादव ने बिखरे हुए कागजों को सलीके से इकट्ठा करके अपने सीने से लगाया और विनम्र लेकिन दृढ़ स्वर में बोलना शुरू किया। मेजर साहब, आपके कहे अनुसार करने से देखने में तो अच्छा लगेगा, लेकिन सर्दियों में बर्फ जमने की गंभीर समस्या हो जाएगी। लद्दाख की सर्दियां अलग होती हैं। हेलीकॉप्टर के उतरते और उड़ान भरते समय उसके पंखों से पैदा होने वाली तेज हवा डाउनवॉश से जमे हुए डामर के टुकड़े उखड़कर उछल सकते हैं, जो इंजन के लिए घातक हो सकते हैं। नियमों के अनुसार भी कच्ची संकुचित जमीन ही सही है। अरे वाह सूबेदार मेजर विक्रम ने अविश्वसनीयता से हौंसते हुए कहा और बड़े बड़े कदमों से उनकी ओर बढ़ा। उसने सूबेदार मेजर के चेहरे के बिल्कुल करीब अपना चेहरा लाकर व्यंग्यात्मक लहजे में कहा, तुम लोग थोड़ा तजुर्बा क्या हासिल कर लेते हो? खुद को 30 मार खां समझने लगते हो, लेकिन रणनीति, युद्ध कौशल और यूनिट का संचालन अफसरों का क्षेत्र है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई नियमों का हवाला देने की? जब मैं IMA में सैन्य विज्ञान पढ़ रहा था तब तुम क्या कर रहे थे? खाइयां खोद रहे होगे। दिमाग पर जंग लग गया है। जरा भी लचीलापन नहीं है तुम लोगों में। आसपास मौजूद ड्यूटी क्लर्क और दूसरे NCO सांस रोके हुए स्थिति को देख रहे थे। मेजर विक्रम का गुस्सा कोई नई बात नहीं थी, लेकिन आज वह कुछ ज्यादा ही भड़का हुआ था। इसका कारण था नए ब्रिगेड कमांडर का आगमन, जो बस कुछ ही दिनों में होने वाला था। वह नए कमांडर को प्रभावित करने के लिए यूनिट के सौंदर्यीकरण पर जान छिड़क रहा था और इस प्रक्रिया में व्यावहारिक सलाह देने वाले JCO और NCO की हर बात को सिरे से खारिज कर रहा था। सूबेदार मेजर भैरों सिंह की भौहें तन गईं। अपमान से ज्यादा उन्हें एक पैदाइशी फौजी होने के नाते गलत आदेश से होने वाली संभावित दुर्घटना की चिंता थी। साहब, कृपया पुनर्विचार करें। जो नई ब्रिगेडियर मैडम आ रही हैं वह भी पैरा SF से हैं, इसीलिए वह फील्ड सुरक्षा को लेकर बहुत संवेदनशील होंगी। चुप रहो। मेजर विक्रम की चीख से ऑपरेशन रूम के शीशे कांप गए। मुझे सिखाने की कोशिश मत करो। पैरा स्पेशल फोर्स से हैं तो क्या हुआ? क्या वह जमीन की मिट्टी सूंघकर सब जान जाएंगी? ब्रिगेडियर एक जनरल ऑफिसर हैं, एक स्टार रैंक। उन्हें साफ सुथरी और व्यवस्थित यूनिट पसंद आएगी, न कि तुम लोगों की तरह धूल उड़ाती हुई कच्ची जमीन। तुरंत इंजीनियर्स को बुलाओ और डामर बिछवाओ। यह मेरा हुक्म है। सूबेदार मेजर यादव ने एक गहरी सांस ली। रैंक ही बाहुबली था। एक ऐसी दीवार के सामने जहां तर्क और अनुभव का कोई मतलब नहीं था, उन्हें चुप रहना पड़ा। ठीक है साहब। जैसे ही सूबेदार मेजर भैरों सिंह ने बेबसी से सिर झुकाया और मुड़े, ऑपरेशन रूम का भारी स्टील का दरवाजा बिना आवाज किए लेकिन भारीपन से खुला। एक बर्फीली हवा का झोंका अंदर आया। कमरे का माहौल पल भर में बदल गया। दरवाजे पर खड़ी शख्सियत ने अपनी विंटर जैकेट का कॉलर ऊपर उठाया हुआ था और अपनी पैनी नजरों से कमरे का जायजा ले रही थी। उनके कंधे पर लगा ब्रिगेडियर का एक सितारा स्टार रैंक ट्यूबलाइट की रोशनी में सर्द चमक बिखेर रहा था। वह 7वीं पर्वतीय ब्रिगेड की नई कमांडर ब्रिगेडियर अंजलि शर्मा थीं। नियमानुसार उनके मेन गेट पर पहुंचते ही रिपोर्ट आ जानी चाहिए थी, लेकिन उन्होंने अपनी सरकारी गाड़ी को गेट के बाहर ही छोड़ दिया था।
और बिना किसी सहायक के पैदल ही अंदर आई थीं, जैसे कोई स्पेशल फोर्स का कमांडो दुश्मन के इलाके में घुसपैठ कर रहा हो बिना कोई आहट दिए। इस वजह से उन्होंने दरवाजे के बाहर से ही मेजर विक्रम द्वारा की गई पूरी बदतमीजी को शब्दशः सुन लिया था। ड्यूटी क्लर्क ने उन्हें देर से देखा और हड़बड़ाकर उठकर कुछ कहने की कोशिश की। ब्रिगेडियर अंजलि ने अपनी तर्जनी उंगली होंठों पर रखकर चुप रहने का इशारा किया। क्लर्क मूर्ति की तरह जम गया। वह धीरे धीरे अपने जूतों की आवाज दबाते हुए मेजर विक्रम के पीछे चली गईं। मेजर विक्रम का गुस्सा अभी भी शांत नहीं हुआ था और वह सूबेदार मेजर की पीठ पर चिल्ला रहा था, अक्ल के दुश्मन, बात समझ नहीं आती, इसीलिए शरीर को कष्ट होता है। कल तक यह काम पूरा नहीं हुआ तो अपनी वर्दी उतारने के लिए तैयार रहना। सूबेदार, मेजर, वर्दी किसे उतारनी पड़ेगी यह तो वक्त ही बताएगा। एक धीमी लेकिन दमदार आवाज ने मेजर विक्रम की गर्दन के पीछे सिहरन दौड़ा दी। मेजर विक्रम बिजली का झटका लगे इंसान की तरह उछलकर पीछे मुड़ा। कौन? उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। उसके सामने खड़ी महिला कद में उससे छोटी थी, लेकिन उससे निकलने वाला आभा मंडल एक विशाल पर्वत श्रृंखला जैसा था। यह पैरा स्पेशल फोर्सेज में आतंकवाद रोधी अभियानों में अग्रिम मोर्चे पर अनगिनत बार मौत को मात देकर हासिल की गई दृढ़ता थी। यह कुछ ऐसा था जिसकी नकल कोई किताबी कीड़ा अफसर नहीं कर सकता था। ब्रिगेडियर, मैडम, मेजर विक्रम ने हड़बड़ाते हुए सैल्यूट किया। जय हिंद मैडम, मैं ऑपरेशन ऑफिसर मेजर विक्रम सिंह राठौर। ऑपरेशन रूम में मौजूद सभी लोग तुरंत खड़े हो गए और एक साथ सैल्यूट का नारा लगाया, जय हिंद। ब्रिगेडियर अंजलि ने उनकी तरफ देखे बिना ही सैल्यूट स्वीकार किया। उनकी नजरें सिर्फ और सिर्फ मेजर विक्रम पर टिकी थीं। फिर धीरे धीरे, बहुत धीरे धीरे उन्होंने अपनी नजरें सूबेदार मेजर भैरों सिंह पर घुमाईं। सूबेदार मेजर सावधान की मुद्रा में खड़े थे, लेकिन उनके हाथ में दबे कुचले कागजों का बंडल कुछ देर पहले हुए अपमान की गवाही दे रहा था। अंजलि के पिता भी एक जेसीओ थे। ताउम्र देश की सेवा करने के बावजूद युवा अफसरों द्वारा अपमानित होने वाले अपने पिता की झुकी हुई पीठ की छवि उन्हें एक सूबेदार मेजर के व्यक्तित्व में दिखाई दी। उनकी आंखें गुस्से से सिकुड़ गईं। ब्रिगेडियर अंजलि शर्मा ने धीरे धीरे अपने चमड़े के दस्ताने उतारे और उन्हें मेज पर रख दिया। आराम से। उनके संक्षिप्त आदेश पर सभी लोग विश्राम की मुद्रा में आ गए। खामोशी से भरे उस कमरे में अंजलि मेजर विक्रम के और करीब आ गईं। ऑपरेशन ऑफिसर। जी मैडम, मैं ही ऑपरेशन ऑफिसर हूं, मेजर विक्रम ने ठंडे पसीने के साथ जवाब दिया। उसने अफवाहों में ही ब्रिगेडियर अंजलि शर्मा के रुतबे के बारे में सुना था, लेकिन यह उसकी कल्पना से कहीं ज्यादा था। वह अपने पूरे व्यक्तित्व से यह साबित कर रही थीं कि भारतीय सेना की सबसे कम उम्र की महिला जनरल ऑफिसर का खिताब उन्हें सिर्फ इसलिए नहीं मिला क्योंकि वह सही समय पर सही जगह पर थीं। अभी जो तुमने सूबेदार मेजर से कहा उसे दोहराओ। अंजलि की आवाज शांत थी। उसमें भावनाओं का कोई उतार चढ़ाव महसूस नहीं हो रहा था जो उसे और भी खौफनाक बना रहा था। जी वो मैडम। मेजर विक्रम ने अपनी आंखें घुमाते हुए कोई बहाना खोजना शुरू किया। मैं बस ट्रेनिंग दे रहा था मैडम। सूबेदार मेजर ऑपरेशनल कॉन्सेप्ट को ठीक से समझ नहीं पा रहे थे, इसीलिए मैं थोड़ा सख्ती से अनुशासित कर रहा था। अनुशासन? अंजलि शर्मा के होंठों पर हल्की सी मुस्कान आई। यह एक उपहास था। तुमने बताया कि तुम आईएमए से हो? जी मैडम, इंडियन मिलिट्री एकेडमी 59वां कोर्स। मेजर विक्रम ने गर्व से आईएमए का जिक्र किया। उसे विश्वास था कि यह एक ऐसी रस्सी है जो उसे बचा लेगी। तो क्या एकेडमी में तुम्हें यही सिखाया गया कि अपने पिता समान जेसीओ को जड़ रहित कहकर गाली दो? क्या यही एक अफसर का गौरव है जो तुमने सीखा है? मेजर विक्रम का चेहरा सफेद पड़ गया। उसने सपने में भी नहीं सोचा था कि कोई बाहर से सब कुछ सुन रहा होगा। मैं अपनी गलती सुधारूंगा मैडम, लेकिन मैं यूनिट के मिशन को पूरी तरह से सफल बनाने के लिए मुझे बहाने नहीं सुनने। अंजलि शर्मा ने उसकी बात काटते हुए सूबेदार मेजर भैरों सिंह की ओर देखा। सूबेदार मेजर साहब। जी मैडम, भैरों सिंह ने तनावपूर्ण आवाज में जवाब दिया। ऑपरेशन ऑफिसर द्वारा दिए गए हेलीपैड पर डामर बिछाने के आदेश के बारे में आप क्या सोचते हैं? भैरों सिंह ने एक पल के लिए मेजर विक्रम की ओर देखा। विक्रम आंखों से ही उसे मुंह बंद रखने का संकेत दे रहा था।
लेकिन अंजलि ने उस क्षणिक नजर के आदान प्रदान को देख लिया था। वह सूबेदार, मेजर और मेजर विक्रम के बीच में आकर खड़ी हो गई। मेरी आंखों में देखकर बोलिए, सूबेदार मेजर साहब, मुझे आपके 30 साल के अनुभव पर भरोसा है। इन शब्दों से भैरों सिंह की आंखों में एक चमक आई। भरोसा, यह एक ऐसा शब्द था जो उन्होंने पिछले कुछ सालों में किसी युवा अफसर से नहीं सुना था। उन्होंने हिम्मत जुटाकर मुंह खोला, मैडम, लद्दाख के सर्दियों के मौसम को देखते हुए डामर की सतह पर बर्फ जमने और उसके टुकड़े उखड़ने का खतरा बहुत ज्यादा है। नियमों और सुरक्षा की दृष्टि से कच्ची संकुचित जमीन को बनाए रखना और पानी का छिड़काव करके धूल को नियंत्रित करना ही सही निर्णय है। अंजलि शर्मा ने सिर हिलाया, बिल्कुल सही आकलन। जब मैं पैरा एसएफ में थी तब कई बार सिर्फ दिखावे के लिए बने हेलीपैड पर दुर्घटना होते होते बची है। उन्होंने फिर मेजर विक्रम की ओर देखा। सुना तुमने? इसे कहते हैं जमीनी अनुभव। यह वह ज्ञान नहीं है जिसे दफ्तर में बैठकर सिर्फ पेन घुमाने से हासिल किया जा सके। मेजर विक्रम ने अपने होंठ भींच लिए। उसका स्वाभिमान आहत हुआ था। एक मामूली जेसीओ की राय सुनकर उसे, एक कमीशन्ड अफसर को फटकार लगाने वाली नई ब्रिगेडियर उसे पसंद नहीं आ रही थी, लेकिन रैंक का अंतर अकाट्य था। समझ गया मैडम, मैं उसे पहले जैसा करवा दूंगा। पहले जैसा नहीं, बल्कि पहले अपने गलत आदेश के लिए माफी मांगो। क्या मैडम? मेजर विक्रम ने ऐसे पूछा जैसे उसने गलत सुना हो। एक अफसर एक जेसीओ से, वह भी जवानों के सामने, माफी मांगे? उसका चेहरा गुस्से से लाल पीला हो गया। सुनाई नहीं दिया? मैंने कहा माफी मांगो। तुम्हारे उस घमंड की वजह से हमारी यूनिट की एक अनमोल संपत्ति, हमारे सूबेदार मेजर साहब का अपमान हुआ है। रैंक बड़ा होने से इंसान का चरित्र बड़ा नहीं हो जाता। अंजलि शर्मा की आंखों में कोई समझौता नहीं था। मेजर विक्रम ने अपनी मुट्ठियां भींच लीं। उसने कांपते हुए होंठों से बमुश्किल कहा, माफ कीजिए सूबेदार मेजर साहब। यह एक ऐसी माफी थी जिसमें रत्ती भर भी ईमानदारी नहीं थी। भैरों सिंह ने एक कड़वी मुस्कान के साथ सिर झुका लिया। कोई बात नहीं साहब, मेरी ही कोई कमी रही होगी। अंजलि शर्मा यह सब देखते हुए मन ही मन कुढ़ उठी। यह एक ऐसा इंसान था जिसकी रग रग में सड़ी हुई सत्तावादी सोच बसी हुई थी। यह एक फटकार से सुधरने वाला नहीं था। आगे से मेरी इजाजत के बिना यूनिट की किसी भी सुविधा में कोई बदलाव नहीं होगा। और सूबेदार मेजर साहब। जी मैडम, मैं अपना सामान रखकर आती हूं, फिर आप ब्रिगेडियर के दफ्तर में आइए। एक कप चाय पीते हुए यूनिट की स्थिति के बारे में जानना चाहूंगी। मुझे लगता है कि ऑपरेशन ऑफिसर की रिपोर्ट से ज्यादा आपकी बातें ज्यादा जानकारीपूर्ण और सच्ची होंगी। ये शब्द मेजर विक्रम के लिए मौत की सजा से कम नहीं थे। एक ब्रिगेडियर का अपने ऑपरेशन ऑफिसर को दरकिनार करके सूबेदार मेजर से अकेले में मिलना, यह इस बात का संकेत था कि वह उसे एक स्टाफ अफसर के रूप में स्वीकार नहीं कर रही थी। अंजलि शर्मा जमे हुए मेजर विक्रम के पास से गुजरकर अपने दफ्तर की ओर चली गईं। उनके जूतों की टकटक की आवाज दूर होने तक विक्रम सिर नहीं उठा सका, लेकिन जमीन की ओर झुकी उसकी आंखों में नफरत की आग जल रही थी। देख लूंगा तुझे, औरत समझकर हल्के में लिया था, लेकिन तू तो इन जेसीओ का पक्ष ले रही है। बहुत घमंड है ना तुझे। मेजर विक्रम की विकृत अभिजात्य चेतना एक खतरनाक दिशा में बढ़ने लगी थी। उसे यह नहीं पता था कि यह उस विशाल जाल की शुरुआत थी जो भविष्य में उसे पूरी तरह से बर्बाद कर देने वाला था। ब्रिगेडियर के दफ्तर में ठंडक थी। अंजलि शर्मा खिड़की से बाहर लद्दाख के वीरान मैदान को देख रही थीं। दूर से आती फायरिंग की आवाज इस बात का एहसास करा रही थी कि यह देश का अगला मोर्चा है। टक टक, अंदर आ जाइए। सूबेदार मेजर भैरों सिंह ने धीरे से दरवाजा खोला। उनके हाथ में 2 कप गर्मा गर्म कॉफी थी जिनसे भाप निकल रही थी। आपने क्लर्क से क्यों नहीं कहा? नहीं मैडम, किसी और के हाथ की बनी कॉफी पीने में संकोच होता है। अपने हाथ से बनाने में ही मन को शांति मिलती है। भैरों सिंह ने कॉफी को मेज पर रखते हुए असहजता से कहा। अंजलि शर्मा ने सोफे की ओर इशारा किया। बैठिए मैडम, मैं ठीक हूं, यह हुक्म है, बैठिए। तब जाकर भैरों सिंह धीरे से सोफे के एक कोने पर बैठ गए। अंजलि उनके सामने बैठकर कॉफी का एक घूंट लिया। मुझे अपने पिता की याद आ गई। जी, मेरे पिता भी सूबेदार मेजर के पद से रिटायर हुए थे। उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी फील्ड में गुजार दी। मुझे बचपन की एक बात याद है, जब पिताजी कभी कभी थोड़ी शराब पीकर घर आते और कहते थे, बेटा रैंक ही बाहुबली है, अगर अन्याय लगे तो प्रमोशन ले लो।
मुझे यह बात इतनी बुरी लगी कि मैंने जी जान लगाकर फौजी बनने की ठानी। भैरों सिंह ने हैरान होकर अंजलि शर्मा की ओर देखा। उन्होंने सोचा था कि वह एक अभिजात्य वर्ग से आई ठंडी और कठोर इंसान है, लेकिन उन्हें यह नहीं पता था कि उनके पीछे ऐसी कहानी है। मेजर विक्रम जैसे लोगों से आपका बहुत पाला पड़ा होगा, है ना? फौजी जिंदगी में तरह तरह के लोग मिलते हैं। मैडम, यह सब मेरी ही कमी की वजह से है। नहीं, यह आपकी कमी नहीं है, यह सिस्टम की और उन लोगों की कमी है जिनका चरित्र विकसित नहीं हुआ है। मैं अपनी यूनिट में ऐसा होते हुए नहीं देख सकती। अंजलि शर्मा की आंखें एक बार फिर चमक उठीं। मेकर, विक्रम की काबिलियत कैसी है? भावनाओं को छोड़कर निष्पक्ष रूप से बताइए। भैरों सिंह ने कुछ देर सोचा और फिर कहा, दिमाग तेज है मैडम, आईएमए से है, इसीलिए थ्योरी में बहुत मजबूत है। कागजी काम भी बेहतरीन करता है, लेकिन वह फील्ड को नहीं समझता, या यूं कहें कि समझना ही नहीं चाहता। जब नक्शा और वास्तविक जमीन में फर्क होता है तो वह नक्शे पर ही यकीन करने की जिद करता है और उसमें नाम कमाने की भूख बहुत ज्यादा है। वह सिर्फ बड़े अफसरों को दिखाने के लिए काम करने पर ज्यादा ध्यान देता है। अंजलि शर्मा ने सिर हिलाया। जैसा उन्होंने सोचा था वैसा ही था। अगले महीने कॉर्प्स कमांडर साहब का दौरा है, यह तो आपको पता ही होगा। जी मैडम, पता है। इसी वजह से मेजर विक्रम प्रोटोकॉल की तैयारियों को लेकर बहुत तनाव में है। इस बार कॉर्प्स कमांडर साहब का दौरा बहुत महत्वपूर्ण है। यह न केवल हमारी ब्रिगेड की युद्ध क्षमता का परीक्षण है, बल्कि यूनिट के अनुशासन को सही रास्ते पर लाने का एक मौका भी है। अंजलि शर्मा रहस्यमय तरीके से मुस्कुराईं। सूबेदार, मेजर साहब, आपको मेरी थोड़ी मदद करनी होगी। आप जो भी हुक्म देंगी मैडम, मैं उसका पालन करूंगा। मेजर विक्रम कॉर्प्स कमांडर के दौरे के लिए एक प्रोटोकॉल योजना बना रहा होगा। जाहिर है वह आपकी सलाह को नजरअंदाज करके अपनी मनमानी करेगा। उसे करने दीजिए जी, और अगर इस दौरान कोई गलती होती है तो गलती होनी ही चाहिए। अंजलि शर्मा की आवाज धीमी हो गई। हमें उसे खुद यह साबित करने का मौका देना होगा कि वह कितना अयोग्य और खतरनाक कमांडर है, लेकिन हमें कॉर्प्स कमांडर की सुरक्षा और यूनिट के सम्मान का भी ध्यान रखना होगा। हम एक प्लान भी तैयार करेंगे, मेजर विक्रम को बताए बिना। एक असली योजना जिसे सिर्फ मैं, आप और कुछ भरोसेमंद जेसीओ और एनसीओ ही जानेंगे। भैरों सिंह की आंखें फैल गईं। यह एक तरह का जाल था, एक घमंडी अफसर को उसकी जगह दिखाने के लिए, और इस प्रक्रिया में चुपचाप काम करने वाले असली सैनिकों के मूल्य को साबित करने के लिए एक ऑपरेशन। उनके दिल की गहराइयों से एक गर्मजोशी की लहर उठी। ठीक है मैडम, मैं अपना सर्वश्रेष्ठ दूंगा। बहुत अच्छे, तो चलिए अब असली ऑपरेशन की ब्रीफिंग शुरू करते हैं। लद्दाख की बर्फीली हवा अब किसी के लिए बहुत तीखी साबित होने वाली है। अंजलि शर्मा द्वारा फैलाए गए ऑपरेशनल मैप पर भैरों सिंह के खुरदुरे हाथ और अंजलि शर्मा के सधे हुए हाथ एक साथ रखे गए। खिड़की के बाहर अभी भी तेज बर्फीला तूफान चल रहा था, लेकिन ब्रिगेडियर के दफ्तर के अंदर एक अभूतपूर्व गर्मी भर गई थी। यह आने वाले सितारों के युद्ध की प्रस्तावना थी। लद्दाख में सर्दियों की सुबह ऐसी होती है जैसे सूरज निकलने के बाद भी अंधेरा छोंटने का नाम न ले रहा हो। तापमान 0 से 25 डिग्री नीचे और हवा के कारण महसूस होने वाला तापमान 0 से 40 डिग्री तक पहुंच रहा था। यह एक जानलेवा ठंड थी। 14वीं पर्वतीय डिवीजन हिमालयन प्रहरी की सबसे अग्रिम ब्रिगेड 7वीं पर्वतीय ब्रिगेड के मुख्यालय के सामने परेड ग्राउंड पर सुबह से ही बर्फ हटाने की आवाजें गूंज रही थीं। ओए सिपाही, यह क्या तरीका है फावड़ा चलाने का? कमर सीधी नहीं कर सकता? एडजुटेंट की चीख सफेद भाप बनकर हवा में बिखर गई। जवान अपने जमे हुए हाथों पर फूंक मारकर रात भर जमी बर्फ से जूझ रहे थे। इस सामान्य लेकिन कठिन दिनचर्या के दृश्य को दूसरी मंजिल पर स्थित ऑपरेशन ऑफिसर के कमरे की खिड़की से कोई देख रहा था। वह मेजर विक्रम सिंह राठौर था। वह गर्म मिक्स कॉफी पीते हुए बाहर के जवानों को ऐसे देख रहा था जैसे कोई चींटियों का तमाशा देख रहा हो। गर्म हीटर की हवा उसकी पीठ को आराम दे रही थी। आजकल के लड़कों में अनुशासन की बहुत कमी है। बर्फ हटाने का काम भी ढंग से नहीं करते। उसने मन ही मन सोचा और अपनी कुर्सी पर बैठ गया। मेज पर कॉर्प्स कमांडर के दौरे की तैयारी हेतु प्रोटोकॉल योजना नामक एक फाइल रखी थी। उसने फाइल की ओर देखे बिना अपना मोबाइल बाइंग के जाले हेतु प्रोटोकॉल फोन उठा लिया। उसके कोर्समेट्स के व्हाट्सएप ग्रुप में किसी
सीनियर के जनरल बनने की खबरें या रिटायर होकर किसी बड़ी कंपनी में नौकरी पाने वाले दोस्तों की शेखी भरी बातें चल रही थीं। मेजर विक्रम की त्योरियां चढ़ गईं। लानत है, अगर इस बार मैं लेफ्टिनेंट कर्नल नहीं बन पाया तो सब खत्म में तो एक कर्नल जा नहीं बन पाया। हो जाएगा। उसकी बेचैनी का गुस्सा गलत जगह पर निकला। उसने गुस्से में इंटरकॉम का बटन दबाया। ऑपरेशन क्लर्क कहां है? उससे कहो तुरंत मेरे कमरे में आए। कुछ ही पलों में दरवाजा खुला और 30-32 साल का एक हवलदार हांफते हुए अंदर आया और सैल्यूट किया। जय हिंद साहब। ऑपरेशन क्लर्क हवलदार जसवंत सिंह, आपने बुलाया साहब? मेजर विक्रम ने तिरछे होकर कुर्सी घुमाई और हवलदार को ऊपर से नीचे तक घूरा। हवलदार जसवंत की पैंट नीचे से बर्फ हटाने के कारण गीली थी और उसके जूतों पर कीचड़ के छींटे थे। मेजर विक्रम ने नाक भौं सिकोड़ी। हवलदार, ये क्या हुलिया बना रखा है? एक अफसर के कमरे में आ रहे हो और तुम्हारी वर्दी की ये हालत है? माफ कीजिए साहब। परेड ग्राउंड पर बर्फ हटाने में मदद कर रहा था, वहीं से सीधे आ गया। बहाने मत बनाओ। तुम एनसीओ लोग इसीलिए गालियां खाते हो। तुम में बुनियादी शिष्टाचार ही नहीं है। क्या तुम लोग मजदूर हो? अगर तुम एक नॉन कमीशन्ड अफसर हो तो उसकी गरिमा बनाए रखो। हवलदार जसवंत ने अपने होंठ भींच लिए। जवानों की कमी के कारण एनसीओ को भी बर्फ हटाने के काम में लगाया गया था। गर्म कमरे में बैठकर कॉफी पीने वाले ऑपरेशन ऑफिसर को यह बात कहने का कोई हक नहीं था, लेकिन वह चुपचाप सिर झुकाए रहा। मैं ध्यान रखूंगा साहब। छोड़ो ये सब। कॉर्प्स कमांडर साहब के आने पर ब्रीफिंग रूम की सजावट का क्या हुआ? मैंने जो गमले लाने को कहा था उनका क्या हुआ? हवलदार जसवंत का चेहरा मुश्किल में पड़ गया। साहब, आपने जिस तरह के सजावटी पौधे मांगे हैं वे बजट में शामिल नहीं हैं। यूनिट के फंड से सिर्फ स्टेशनरी या मरम्मत का सामान ही खरीदा जा सकता है, जब तक आप अपनी जेब से पैसे न लगाएं। ओए! मेजर विक्रम ने अपने हाथ में पकड़ा पेन हवलदार की ओर फेंक दिया। पेन हवलदार के सीने से टकराकर जमीन पर गिर गया। तू मेरे साथ मजाक कर रहा है? अगर बजट नहीं है तो बजट बनाना पड़ता है। एडजुटेंट किस लिए है? स्टोर में पड़ा पुराना कबाड़ बेचो या स्थानीय लोगों से मदद लो। थोड़ा दिमाग लगाया करो साहब। यह गबन और नियमों का उल्लंघन होगा, और वैसे भी कड़ाके की ठंड की वजह से जवानों के लिए हॉट पैक और गर्म दस्तानों का इंतजाम करना भी मुश्किल हो रहा है। यह साला तो जबान लड़ा रहा है। ओए जसवंत, तेरी परमानेंट कमीशन की समीक्षा में कितना वक्त बचा है? हवलदार जसवंत का कंधा कांप गया। उसने सबसे दुखती रग पर हाथ रख दिया था। 1 साल बचा है साहब। हाँ, 1 साल। मेरे एक शब्द से तेरी नौकरी जा सकती है और तुझे घर जाकर खेती करनी पड़ेगी, समझ गया? अगर ऑपरेशन ऑफिसर ने तेरी रिपोर्ट खराब कर दी तो सब खत्म। हॉट पैक दस्ताने। जवान थोड़ी ठंड सह लेंगे तो मर नहीं जाएंगे। कॉर्प्स कमांडर साहब के आने पर उन्हें यह महसूस कराना ज्यादा जरूरी है कि वाह, यह यूनिट कितनी शानदार है। यही असली युद्ध क्षमता है, समझा? मेजर विक्रम का तर्क बकवास था, लेकिन रैंक और प्रमोशन की ताकत के आगे यह एक परम सत्य की तरह थोपा जा रहा था। हवलदार जसवंत की मुट्ठियां कांप रही थीं। ठीक है साहब, मैं कोई रास्ता निकालता हूं। जाओ अब, और बाहर जाते समय जमीन पर जो कीचड़ गिरा है उसे साफ करके जाना। बदबू आ रही है। हवलदार जसवंत ने जमीन पर पड़ा पेन उठाकर मेज पर रखा और अपमानजनक तरीके से पीछे हटते हुए बाहर चला गया। दरवाजा बंद होते ही मेजर विक्रम ने हम्फ की आवाज निकाली और फिर से अपना कॉफी का कप उठा लिया। उसी समय ब्रिगेडियर के दफ्तर में ब्रिगेडियर अंजलि शर्मा अपनी कुर्सी पर नहीं बैठी थीं। वह अपनी वर्दी पर विंटर जैकेट पहने और टोपी को नीचे तक खींचे हुए खिड़की के बजाय सीसीटीवी मॉनिटर के सामने खड़ी थीं। ड्यूटी ऑफिसर बेचैनी से उनके पीछे खड़ा था। ड्यूटी ऑफिसर, जी मैडम, क्या हम ऑपरेशन ऑफिसर के कमरे के सामने का ऑडियो बढ़ा सकते हैं? मैडम, कॉरिडोर में ऑडियो रिकॉर्डिंग की सुविधा नहीं है। अंजलि शर्मा चुपचाप स्क्रीन को देखती रहीं। स्क्रीन पर हवलदार जसवंत ऑपरेशन ऑफिसर के कमरे से बाहर निकल रहा था। सिर झुकाए हुए जसवंत कॉरिडोर की दीवार से सिर टिकाकर काफी देर तक खड़ा रहा। उसके कंधे हिल रहे थे, जिससे लग रहा था कि या तो वह सिसक रहा है या अपने गहरे गुस्से को दबाने की कोशिश कर रहा है। अंजलि शर्मा की नजरें ठंडी हो गईं। उन्होंने पैरा एसएफ में रहते हुए लोगों के हाव भाव और चेहरे पढ़ने का प्रशिक्षण लिया था।
हवलदार जसंवत की यह हालत सिर्फ काम के तनाव की वजह से नहीं थी। यह किसी ऐसे व्यक्ति की बेबसी और नफरत का मिला जुला रूप था जिसे व्यक्तिगत रूप से अपमानित किया गया हो। सूबेदार मेजर साहब को बुलाइए। सूबेदार मेजर साहब को। मैडम, वह तो अभी बर्फ हटाने के काम की निगरानी कर रहे होंगे, बुलाइए अभी इसी वक्त। 10 मिनट बाद सूबेदार मेजर भैरों सिंह पसीने से तर बतर ब्रिगेडियर के दफ्तर में पहुंचे। आपने बुलाया? मैडम, अंजलि शर्मा ने भैरों सिंह को हवलदार जसंवत की सीसीटीवी फुटेज दिखाई। हवलदार जसंवत सिंह, क्या वह एक मेहनती जवान है? भैरों सिंह ने स्क्रीन पर जसंवत को देखकर दुख भरी आह भरी। ब्रिगेड में सबसे मेहनती जवानों में से एक है मैडम। हर मुश्किल काम अपने जिम्मे ले लेता है और जवान भी उसकी बहुत इज्जत करते हैं। बस आजकल मेजर विक्रम की वजह से। भैरों सिंह चुप रहे। उनकी चुप्पी हां से भी ज्यादा मजबूत हामी थी। बताइए, मुझे पता चलेगा तभी मैं कुछ सुधार कर पाऊंगी। मेजर विक्रम हवलदार जसंवत से बहुत ज्यादा निजी काम करवाता है। लॉन्ड्री से अपने कपड़े मंगवाना तो आम बात है। सुनने में आया है कि छुट्टी वाले दिन वह उससे अपनी गाड़ी भी धुलवाता है। ऊपर से कॉर्प्स कमांडर साहब के दौरे की तैयारी के लिए वह उससे ऐसी ऐसी चीजें लाने को कह रहा है जो नामुमकिन है। अंजलि शर्मा की भौहें तन गईं। गाड़ी धुलवाता है, अपनी निजी गाड़ी। सरकारी गाड़ी नहीं मैडम, निजी गाड़ी। कहता है कि ऑटोमेटिक कार वॉश से खरोंच लग जाती है, इसलिए हाथ से ही धुलवाने पर जोर देता है। अंजलि शर्मा ने अपनी मुट्ठियां भींच लीं। यह सिर्फ काम और निजी जिंदगी में फर्क न कर पाने का मामला नहीं था, बल्कि अपने अधीन काम करने वाले को गुलाम की तरह इस्तेमाल करने का मामला था। यह साफ तौर पर सत्ता का दुरुपयोग और अधिकारों का हनन था। हद हो गई। सूबेदार मेजर साहब, आज शाम के बाद मेजर विक्रम का क्या कार्यक्रम है? दोपहर 2 बजे उसने अधीनस्थ यूनिट्स के ऑपरेशन ऑफिसर्स की मीटिंग बुलाई है। मीटिंग के बाद आमतौर पर वह या तो जिम जाता है या फिर अपने क्वार्टर जाकर घर जाने की तैयारी करता है। ठीक है, आज दोपहर 3 बजे मुझे खुद मौके पर जाकर देखना होगा। सूबेदार मेजर साहब, आप हवलदार जसंवत को लेकर यूनिट की पार्किंग के पीछे वाले हिस्से में आइए। और हाँ, अंजलि ने दराज से एक छोटा वॉइस रिकॉर्डर निकालकर भैरों सिंह को दिया। यह हवलदार जसंवत को दे दीजिए और कहिए कि अगर मेजर विक्रम दोबारा कोई अनुचित आदेश दे या अपमान करे तो उसे जरूर रिकॉर्ड कर ले। यह मेरा हुक्म है। भैरों सिंह ने रिकॉर्डर लेते हुए दृढ़ता से सिर हिलाया। ठीक है मैडम। दोपहर 3 बजे। लद्दाख की बर्फीली हवा दोपहर में भी थमने का नाम नहीं ले रही थी। ब्रिगेड मुख्यालय के पीछे, जहां अफसरों की गाड़ियां पार्क होती थीं, एक कोने में पानी की एक सुविधा थी। मूल रूप से यह ऑपरेशनल वाहनों की गंदगी साफ करने के लिए थी, लेकिन अभी वहां एक काले रंग की महंगी सेडान कार खड़ी थी। यह मेजर विक्रम सिंह राठौर की निजी गाड़ी थी और उसके सामने रबर के दस्ताने पहने हवलदार जसंवत और एक सिपाही बर्फीले पानी में स्पंज डुबो रहे थे। उफ जसंवत साहब, उंगलियां कटकर गिर जाएंगी, ऐसा लग रहा है। हाल ही में भर्ती हुए सिपाही ने रोनी सूरत बनाकर कहा, बस थोड़ी देर और सब्र कर, साहब के जाने से पहले काम खत्म करना है। पानी रह गया तो कहेंगे कि दाग रह गए, इसलिए सूखे कपड़े से भी अच्छी तरह पोंछना है। जसंवत ने अपने जूनियर के सामने गाली को निगलते हुए गाड़ी पर पानी डाला। पानी डालते ही उस पर बर्फ की एक पतली परत जमने लगी। वे बर्फ को हाथ से खुरचते हुए महंगी वैक्स लगा रहे थे। तभी पार्किंग के प्रवेश द्वार की तरफ से किसी के चलने की आवाज आई। जसंवत को लगा कि कहीं मेजर विक्रम तो नहीं और उसने घबराकर सिर घुमाया, लेकिन वहां जो व्यक्ति खड़ा था वह एक महिला फौजी थी जिसने अपने चेहरे को विंटर कैप से ढका हुआ था। रैंक दिखाई नहीं दे रहा था। आप लोग बहुत मेहनत कर रहे हैं, आवाज जानी पहचानी थी, लेकिन ठंड और काम में डूबे जसंवत को यह समझ नहीं आया कि वह कौन है। जी, कोई काम था? यहां संबंधित व्यक्ति के अलावा किसी का भी आना मना है। महिला फौजी ने धीरे धीरे अपनी टोपी उतारी। सामने आए चेहरे को देखकर जसंवत और सिपाही की चीख निकलने वाली थी। ब्रिगेडियर मैडम। दोनों ने अपने हाथ में पकड़े स्पंज और कपड़े फेंक दिए और सावधान की मुद्रा में खड़े हो गए। वे सैल्यूट करना चाहते थे, लेकिन रबर के दस्तानों पर लगे झाग की वजह से हिचकिचा रहे थे। आराम से, जो कर रहे थे उसे रोको और यहां आओ। अंजलि ने ठंडी नजरों से चमकती हुई सेडान और अपने जवानों के लाल पड़े हाथों को बारी बारी से देखा। यह किसकी गाड़ी है?
जसंवत कुछ नहीं बोल सका। उसे डर था कि सच बताने पर मेजर विक्रम से बदला लेगा। मैंने पूछा, यह किसकी गाड़ी है? ऑपरेशन ऑफिसर साहब की गाड़ी है। क्या यह कोई सरकारी काम है? नहीं मैडम। तो फिर तुम लोग इस ठंड में यहाँ क्या कर रहे हो? क्या ऑपरेशन सेक्शन में करने के लिए इतना कम काम है? अंजलि शर्मा की आवाज ऊंची होती जा रही थी। तभी दूर से किसी के सीटी बजाने की आवाज आई। वह मेजर विक्रम था। वह सादे कपड़ों में था और एक हाथ में जिम बैग लिए पार्किंग की ओर आ रहा था। ओए जसंवत, हो गया क्या? चमक ठीक से आई है? आज शाम को एक डेट पर जाना है। गाड़ी एकदम साफ होनी चाहिए। .वाई। मेजर विक्रम की सीटी बीच में ही रुक गई। उसकी आंखों के सामने ब्रिगेडियर अंजलि शर्मा खड़ी थीं। वह भी बहुत ही डरावने चेहरे के साथ हाथ बांधे हुए। ब्रिगेडियर मैडम, आप यहाँ कैसे? अंजलि शर्मा ने धीरे धीरे सिर घुमाकर मेजर विक्रम को घूरा। ऑपरेशन ऑफिसर, तुम तो बड़े मेहनती हो। ड्यूटी का समय अभी खत्म भी नहीं हुआ और तुम पहले से ही सादे कपड़ों में हो। वो मैडम, आज बटालियन के ऑपरेशन ऑफिसर्स की मीटिंग जल्दी खत्म हो गई थी तो मैंने सोचा थोड़ा वर्कआउट कर लूं। वर्कआउट? क्या तुम्हारे जवान का तुम्हारी गाड़ी साफ करना उसका वर्कआउट है? मेजर विक्रम की आंखें कांप गईं। यह मैंने नहीं कहा मैडम। जसंवत ने खुद ही कहा कि मेरी गाड़ी बहुत गंदी लग रही है। उसने बेशर्मी से अपने जवान पर इल्जाम डाल दिया। जसंवत का चेहरा अपमान से लाल हो गया। अंजलि शर्मा जोर से हंसी। खुद से कहा, जसंवत, क्या यह सच है? जसंवत सिर झुकाए सिर्फ अपनी मुट्ठियां भींचता रहा। तभी अंजलि शर्मा जसंवत के पास गईं और उसके जमे हुए हाथ को पकड़ लिया और फिर उसके रबर के दस्ताने उतार दिए। बर्फीले पानी में भीगे, सूजे हुए और लाल पड़े हाथ सामने आ गए। अंजलि शर्मा ने उस हाथ को मेजर विक्रम की आंखों के सामने कर दिया। यह हाथ दिख रहा है? जब तुम डेट पर जाकर अपनी शान दिखाओगे तब तुम्हारे जवान का हाथ इस तरह खराब हो रहा था और तुम कहते हो कि यह उसने खुद से किया। क्या तुम ऐसे कमांडर हो जो अपने जवान को खुद से शीतदंश, फ्रॉस्ट बाइट होने से भी नहीं रोकोगे? मुझे खेद है मैडम। खेद नहीं, तुम्हें शर्म आनी चाहिए। तुरंत यह कपड़ा उठाओ। जी, सुनाई नहीं दिया? कपड़ा उठाने को कहा। तुम्हारी गाड़ी है ना? बचा हुआ पानी तुम खुद साफ करो। मेजर विक्रम को अपने कानों पर यकीन नहीं हुआ। ब्रिगेडियर के सामने, एनसीओ के सामने झुककर गाड़ी साफ करने को कहा जा रहा था। ब्रिगेडियर मैडम, फिर भी मैं एक मेजर हूं। मेरी इज्जत जो इज्जत अपने जवानों का खून पसीना निचोड़कर बनाई गई हो, उसका क्या मूल्य है? मैं 3 तक गिनती हूं। अगर तुम नहीं हिले तो मैं इस गाड़ी को तुरंत कबाड़खाने भिजवा दूंगी। 1। मेजर विक्रम को एहसास हो गया कि अंजलि की आंखों में मजाक नहीं था। उसने अपमानित महसूस करते हुए कांपते हाथों से जमीन पर पड़ा कपड़ा उठाया। 2। मेजर विक्रम अपने महंगे ऊनी कोट के जमीन पर घिसटने की परवाह किए बिना ठंडे पानी से टपकते कपड़े को गाड़ी पर रगड़ने लगा। उसके हाथ सुन्न हो रहे थे, हड्डियों में दर्द हो रहा था। वह मन ही मन चीख रहा था। जसंवत और सिपाही यह दृश्य देखकर खुशी और डर दोनों महसूस कर रहे थे। अंजलि शर्मा कुछ देर यह नजारा देखती रहीं। फिर जसंवत और सिपाही से कहा, तुम दोनों अंदर जाओ, मेडिकल रूम जाकर फ्रॉस्टबाइट की मरहम लगाओ और आज जल्दी छुट्टी करके आराम करो। यह ब्रिगेडियर का हुक्म है। धन्यवाद मैडम। दोनों एनएसईओ के सैल्यूट करके जाने के बाद पार्किंग में सिर्फ अंजलि शर्मा और गाड़ी साफ करता मेजर विक्रम ही रह गए। ऑपरेशन ऑफिसर जी, इस बार कॉर्प्स कमांडर साहब के दौरे का कार्यक्रम तुम ही संभाल रहे हो, है ना? जी मैडम, वही संभाल रहा हूं। मेजर विक्रम ने दांत पीसते हुए जवाब दिया। मैं उम्मीद करूंगी, मैं अपनी आंखों से देखूंगी कि तुम कितने काबिल हो और एनसीओ की मदद के बिना तुम कितना बेहतरीन काम कर सकते हो। अगर इस कार्यक्रम में कोई भी गलती हुई, अंजलि शर्मा ने झुककर मेजर विक्रम के कान में फुसफुसाया, तो समझ लेना कि यह तुम्हारे कंधे पर लगा आखिरी रैंक होगा। अंजलि शर्मा बिना रुके मुड़ गईं। अकेले रह गए मेजर विक्रम ने कपड़े को जमीन पर पटक दिया। देखना मैं यह अपमान कभी नहीं भूलूंगा। अंजलि शर्मा, तुम्हें भी कॉर्प्स कमांडर के सामने शर्मिंदा होना पड़ेगा। मेजर विक्रम की आंखों में खून उतर आया। उसने अपनी अयोग्यता को दोष देने के बजाय बदले की आग में जलने का रास्ता चुना और यह बदले की आग उसे और भी गहरे दलदल में धकेलने वाली थी। 14वीं पर्वतीय डिवीजन की 7वीं पर्वतीय ब्रिगेड की घड़ी सामान्य से 3 गुना तेजी से चल रही थी।
कॉर्प्स कमांडर का दौरा अब सिर्फ 5 दिन दूर था। ब्रिगेड मुख्यालय पेंट और वैक्स की गंध से भर गया था। एडमिनिस्ट्रेशन के जवान रात भर जागकर नए चार्ट बना रहे थे और लड़ाकू जवान शून्य से नीचे के तापमान में परेड ग्राउंड के कोने कोने से एक एक पत्थर चुन रहे थे। इस सारी उथल पुथल के केंद्र में ऑपरेशन ऑफिसर मेजर विक्रम सिंह राठौर था। वह किसी ऑर्केस्ट्रा के कंडक्टर की तरह जह्वेबांग की जगह वॉकी टॉकी लेकर पूरी यूनिट को अपनी उंगलियों पर नचा रहा था। अरे 3 बटालियन के सीओ, मेन गेट पर लगा बैनर टेढ़ा है, दाईं ओर से थोड़ा और ऊपर करो। नहीं, वह कुछ ज्यादा हो गया। कॉर्प्स कमांडर साहब की गाड़ी जब अंदर आए तो उनकी नजर ठीक 45 डिग्री के कोण पर पड़नी चाहिए। मेजर विक्रम की चीख वॉकी टॉकी पर गूंज रही थी। वह अपने आदेशों पर एक साथ काम करते जवानों को देखकर एक अजीब सा रोमांच महसूस कर रहा था। वह इसे ही एक अफसर का अधिकार और क्षमता मानता। दोपहर 2 बजे ब्रिगेडियर के दफ्तर में अंतिम प्रोटोकॉल योजना की ब्रीफिंग थी। मेजर विक्रम आत्मविश्वास से भरे चेहरे के साथ ब्रीफिंग चार्ट के सामने खड़ा हुआ। ब्रिगेडियर अंजलि शर्मा हाथ बांधे सोफे में धंसी हुई थीं। उनके बगल में सूबेदार मेजर भैरव सिंह एक नोटबुक लेकर बैठे थे। रिपोर्ट प्रस्तुत करता हूं मैडम। इस बार कॉर्प्स कमांडर साहब के दौरे का मुख्य विषय है स्मार्ट हिमालयन प्रहरी, एक उत्तम तैयारी। मेजर विक्रम ने पॉइंटर से हेलीपैड के नक्शे की ओर इशारा किया। सबसे महत्वपूर्ण है उनके हेलीकॉप्टर से उतरने के स्थान से लेकर मुख्यालय भवन तक का मार्ग। कॉर्प्स कमांडर साहब हेलीकॉप्टर से आएंगे। हेलीपैड से मुख्यालय तक की लगभग 300 मीटर की दूरी। यह दूरी हमारी ब्रिगेड की पहली छाप तय करेगी। तो अंजलि शर्मा के संक्षिप्त सवाल पर मेजर विक्रम ने एक विजयी मुस्कान दी, जैसे वह इसी सवाल का इंतजार कर रहा हो। मौजूदा उबड़ खाबड़ बजरी वाला रास्ता गरिमा के अनुरूप नहीं है, इसीलिए मैंने हेलीकॉप्टर से उतरने के स्थान से लेकर मुख्यालय के प्रवेश द्वार तक बेहतरीन लाल कालीन बिछाने की योजना बनाई है। सूबेदार मेजर भैरव सिंह की आंखें आश्चर्य से फैल गईं। साहब, हेलीपैड कच्ची जमीन का है, क्या आप उसके ऊपर सीधे कालीन बिछाएंगे? बिल्कुल, किसी फिल्म अवार्ड के रेड कारपेट की तरह, ताकि कॉर्प्स कमांडर साहब को ऐसा लगे जैसे वह जमीन पर नहीं बल्कि बादलों पर चल रहे हैं। दोनों तरफ हम जवानों को सलामी शस्त्र के साथ खड़ा करेंगे। भैरव सिंह ने तुरंत कहा, यह खतरनाक है साहब। अभी जमीन जम रही है और पिघल रही है। ऊपर से भले ही यह सख्त दिखे, लेकिन अंदर से यह कीचड़ से भरी है। कालीन के नीचे से नमी ऊपर आ सकती है, जिससे वह फिसलन भरा हो सकता है, और अगर बारिश हो गई तो कालीन पानी सोखकर दलदल बन जाएगा। इससे बेहतर है कि हम नई बजरी बिछवा दें या फिर नारियल की चटाई कॉयर मैट लगा दें। फिर वही बात। मेजर विक्रम ने चिढ़कर पॉइंटर को मेज पर पटक दिया। सूबेदार मेजर, तुम हमेशा काम में अड़ंगा क्यों डालते हो? नारियल की चटाई, वह घास फूस की बनी चीज। कॉर्प्स कमांडर साहब यहां कोई ट्रैकिंग करने आ रहे हैं क्या? कितना भद्दा लगेगा। और बारिश, मैंने मौसम विभाग की रिपोर्ट देखी है। दौरे वाले दिन बारिश की संभावना 0% है। साफ मौसम रहेगा। मौसम विभाग? अंजलि शर्मा ने धीरे से कहा। ऑपरेशन ऑफिसर, क्या लद्दाख का मौसम कभी मौसम विभाग के पूर्वानुमान के हिसाब से चला है? मेजर विक्रम एक पल के लिए झिझका, लेकिन पीछे नहीं हटा। यह योजना उसके प्रमोशन के लिए एक महत्वाकांक्षी परियोजना थी। मैडम, मैंने पिछले 10 सालों के मौसम के आंकड़ों का विश्लेषण किया है। इस समय लद्दाख में बारिश लगभग कभी नहीं हुई है। बर्फ गिर सकती है, लेकिन बर्फ गिरने पर हम उसे तुरंत साफ कर देंगे। लाल कालीन और सफेद बर्फ, बल्कि यह दृश्य और भी सुंदर लगेगा, है ना? अंजलि शर्मा ने मेजर विक्रम की आंखों में झांका। वे आत्मविश्वास से भरी नहीं, बल्कि अपनी जिद में अंधी आंखें थीं। यह एक अक्षम कमांडर का विशिष्ट उदाहरण था, जो अपने अनुभवी जवान की सलाह को नजरअंदाज करके सिर्फ दिखावे पर ध्यान दे रहा था। अंजलि शर्मा ने कहा, अगर बारिश हो गई तो क्या कोई वैकल्पिक योजना है? जी, हम छातों का इंतजाम कर लेंगे, और अगर कालीन गीला हो गया तो जवानों से कहकर उसे हटवा देंगे। लेकिन ऐसा कभी नहीं होगा। मैं अपनी फौजी वर्दी की कसम खाता हूं, वर्दी की कसम। यह एक ऐसी बात थी जो फौजी सबसे आसानी से कहते थे, लेकिन जिसे निभाना सबसे मुश्किल होता था। अंजलि शर्मा के होंठों पर एक हल्की मुस्कान आई। बड़ा दावा कर रहे हो। ठीक है, तुम्हारी योजना के अनुसार ही आगे बढ़ो।
धन्यवाद मैडम, मैं आपको निराश नहीं करूंगा, मेजर विक्रम विजय के नशे में चूर होकर बोला। भैरव सिंह ने चिंता भरी नजरों से अंजलि शर्मा की ओर देखा, लेकिन अंजलि शांत रहीं। और एक बात और है मैडम, मेजर विक्रम ने उत्साह में अगला पन्ना पलटा। यूनिट के आसपास जो चट्टानें हैं वे बहुत काली और भद्दी दिखती हैं, इसलिए मैंने इंजीनियर्स को उन पर सफेद पेंट करने का आदेश दिया है, एकदम साफ सुथरा दिखने के लिए। प्राकृतिक चट्टानों पर पेंट? जी मैडम, मैंने सोचा था कि उन पर हमारी हिमालयन प्रहरी का नीला सितारा भी बनवा दूं, लेकिन फिलहाल सादा सफेद रंग ही बेहतर लगा। अंजलि शर्मा ने अपना माथा पकड़ लिया। यह सामरिक रूप से छिपने के बजाय दुश्मन को अपनी लोकेशन का विज्ञापन देने जैसा था, लेकिन उन्होंने उसे नहीं रोका। जैसा तुम ठीक समझो, तुम ऑपरेशन ऑफिसर हो, मैं तुम्हारे सौंदर्य बोध पर विश्वास करती हूं। जय हिंद मैडम, मैं पूरी तैयारी करूंगा। मेजर विक्रम सैल्यूट करके गर्व से दफ्तर से बाहर चला गया। दरवाजा बंद होते ही भैरव सिंह ने तुरंत कहा, मैडम यह ठीक नहीं है। हेलीपैड पर वह लाल कालीन सच में खतरनाक है। लद्दाख की जमीन सिर्फ ऊपर से जमी है, अंदर पानी और कीचड़ है। हेलीकॉप्टर की हवा से कालीन उड़कर रोटर में फांस सकता है। अंजलि ने हाथ उठाकर भैरव सिंह को शांत किया। मुझे पता है, पता होने के बावजूद आपने इजाजत क्यों दी मैडम? आपको उसे रोकना चाहिए था। अंजलि शर्मा अपनी जगह से उठीं और खिड़की के पास चली गईं। बाहर मेजर विक्रम जवानों को डांटते हुए लाल कालीन के रोल उठवा रहा था। वह लाल रंग वीरान बर्फीले मैदान के साथ एक अजीब सा विरोधाभास पैदा कर रहा था। सूबेदार, मेजर साहब, इंसान बातों से नहीं बदलता, खासकर मेजर विक्रम जैसे जिद्दी लोग। जब तक वे खुद दीवार से सिर नहीं टकराते, उन्हें दर्द का एहसास नहीं होता। लेकिन यह कॉर्प्स कमांडर साहब का दौरा है मैडम, अगर कोई दुर्घटना हुई तो आप पर भी आंच आएगी। अंजलि शर्मा मुड़कर भैरव सिंह को देखने लगीं। उनकी आंखों में कोई घबराहट नहीं थी, बल्कि शांति थी। इसीलिए मुझे आपकी जरूरत है। मेजर विक्रम को प्लान ए पर काम करने दीजिए, हम चुपचाप प्लान बी तैयार करेंगे। प्लान बी मैडम, आज रात सिर्फ भरोसेमंद जेसीओ और एनसीओ को इकट्ठा कीजिए। अफसरों को इससे दूर रखना है, गोपनीयता बहुत जरूरी है। अंजलि शर्मा की आवाज में एक दृढ़ता थी। अब यह दिखाने का समय आ गया है कि एक अयोग्य कमांडर यूनिट को कैसे बर्बाद करता है और उस यूनिट को असल में कौन संभालता है। उस रात ब्रिगेड मुख्यालय के बेसमेंट में स्थित बॉयलर रूम में आमतौर पर यहां जवान छिपकर मैगी बनाकर खाते थे, लेकिन आज यहां 5 हृष्ट पुष्ट जवान इकट्ठा हुए थे। सूबेदार मेजर भैरव सिंह के नेतृत्व में एडमिनिस्ट्रेशन, लॉजिस्टिक्स और हवलदार जसंवत, जिसने कार धोई थी, सभी मौजूद थे। ये यूनिट के असली स्तंभ थे। सबके चेहरे पर तनाव था। ब्रिगेडियर का अफसरों को छोड़कर सिर्फ जेसीओ और एनसीओ को, वह भी बॉयलर रूम में बुलाना, एक अभूतपूर्व घटना थी। पुराना लोहे का दरवाजा खुला और अंजलि शर्मा अंदर आईं, बिना किसी सहायक के, एक ऐसी फील्ड जैकेट में जिस पर कोई रैंक नहीं था। जय हिंद मैडम, बैठ जाओ। अंजलि एक पुरानी प्लास्टिक की कुर्सी पर बैठ गई। बॉयलर की गूं गूं की आवाज के बीच उन्होंने एक एक करके सभी को देखा। तुम सब पर बहुत बोझ है। मुझे पता है कि ऑपरेशन ऑफिसर की वजह से तुम सब परेशान हो। हवलदार जसंवत का चेहरा भावुक हो गया। मैं सीधे मुद्दे पर आती हूं। 5 दिन बाद कॉर्प्स कमांडर के दौरे पर मेजर विक्रम की योजना के अनुसार एक दुर्घटना होने वाली है। जवान आपस में कानाफूसी करने लगे। लॉजिस्टिक्स इंचार्ज ने धीरे से पूछा, क्या आप उस कालीन की बात कर रही हैं? मैडम, हाँ, और मौसम विभाग के पूर्वानुमान के विपरीत मेरे जोड़ों में दर्द हो रहा है, जिसका मतलब है कि उस दिन बारिश होने वाली है। इस हल्के मजाक पर जवानों के चेहरे पर मुस्कान आ गई। तनाव थोड़ा कम हुआ। मेजर विक्रम को विश्वास है कि बारिश बिल्कुल नहीं होगी। उसके पास बारिश से निपटने की कोई योजना नहीं है। अगर बारिश हुई तो वह लाल कालीन कॉर्प्स कमांडर को गिराने वाला एक जाल बन जाएगा। अंजलि शर्मा ने अपनी जेब से एक मुड़ा हुआ कागज निकाला और उसे मेज पर फैला दिया। यह हाथ से बनाया गया एक नक्शा था। यह है प्लान बी। ध्यान से सुनो मेजर विक्रम को इसकी भनक नहीं लगनी चाहिए। अंजलि शर्मा की योजना बहुत सधी हुई थी। पहला, लॉजिस्टिक्स इंचार्ज पुराने टायरों से बनी एक 100 मीटर लंबी एंटी स्किड रबर मैट का इंतजाम करके
उन्हें हेलीपैड के पीछे वाले स्टोर में छिपा देगा। दूसरा, हवलदार जसंवत 10 बड़ी काली छतरियों का इंतजाम करेगा और उन्हें मेजर विक्रम की नजर से बचाकर ऑपरेशन रूम में ड्यूटी ऑफिसर की मेज के नीचे टेप से चिपका देगा। तीसरा, सूबेदार मेजर भैरों सिंह दौरे वाले दिन मेजर विक्रम के कार्यक्रम से अलग जेसीओ और एनसीओ की एक विशेष टीम बनाकर हेलीपैड के एक कोने में तैयार रखेंगे। याद रखना, मेजर विक्रम बर्बाद होता है तो हो, लेकिन कॉर्प्स कमांडर को कीचड़ में गिरने से हमें बचाना है। यह हमारी यूनिट के सम्मान का सवाल है। मैडम, भैरों सिंह ने एक गंभीर आवाज में कहा, अगर मेजर विक्रम को इस बारे में पता चल गया तो हम पर हुक्म उदूली इनसबॉर्डिनेशन का आरोप लग सकता है। हम तो ठीक हैं, लेकिन आपकी पोजीशन। हुक्म उदूली? अंजलि शर्मा कड़वाहट से मुस्कुराई। मेरे 20 साल के फौजी जीवन में मैंने जब भी अपने जवानों पर भरोसा किया है, मैं कभी गलत साबित नहीं हुई। तुम लोग मेरी ताकत हो, जिम्मेदारी मैं लूंगी। इसीलिए तुम लोग अपनी काबिलियत से यह साबित कर दो कि इस यूनिट का असली मालिक कौन है। जवानों की आंखें नम हो गईं। अफसरों द्वारा हमेशा बेकार और पुराने दिमाग वाला समझे जाने वाले इन लोगों से एक जनरल ऑफिसर ने खुद कहा था कि तुम लोग मेरी ताकत हो। यह एक शब्द किसी भी मेडल से ज्यादा कीमती था। हम अपनी जान लगाकर यह काम पूरा करेंगे। मैडम, हवलदार जसंवत की आवाज कांप रही थी। जान दुश्मन से लड़ने के लिए बचाकर रखो। इस बार सिर्फ अपना सम्मान दांव पर लगाओ। जाओ। अंजलि शर्मा के जाने के बाद बॉयलर रूम का माहौल गर्म हो गया था। यह बॉयलर की गर्मी नहीं थी, बल्कि इन 5 लोगों के दिलों में जल रही वफादारी की आग थी। समय तेजी से बीता और कॉर्प्स कमांडर के दौरे से एक दिन पहले का दिन आ गया। पूरी ब्रिगेड में एक अजीब सा तनाव था। मेजर विक्रम सिंह राठौर लगभग पागल हो चुका था। अरे, क्यारी में लगे उस पत्थर पर सफेद पेंट थोड़ा उखड़ गया है, दोबारा पेंट करो और गाढ़ा पेंट करो। वह दिन भर परेड ग्राउंड में भागते हुए चिल्लाता रहा। उसके आदेश पर हेलीपैड पर आखिरकार लाल कालीन बिछा दिया गया। कच्ची जमीन पर बस कुछ कीलों से टिकाया गया कालीन उबड़ खाबड़ लग रहा था। हवा चलने पर कालीन का कोना फड़फड़ाता और धूल उड़ाता। सूबेदार मेजर भैरों सिंह ने यह देखकर एक बार टोका, साहब, हवा बहुत तेज है, कालीन को और मजबूती से लगाना होगा। अरे सूबेदार मेजर, तुम अपना काम करो। मैंने सब देख लिया है, गोंद से भी चिपका दिया है। मेजर विक्रम ने भैरों सिंह को मक्खी की तरह हाथ से भगा दिया। भैरों सिंह चुपचाप मन ही मन सोचते हुए लौट गए। उनकी जेब में ब्रिगेडियर अंजलि शर्मा द्वारा दिया गया प्लान बी का निर्देश पत्र था। शाम होते होते आसमान का रंग बदलने लगा। साफ आसमान में भूरे बादल घिरने लगे। लद्दाख की हड्डियों को कंपा देने वाली नमी भरी हवा चलने लगी। ऑपरेशन रूम में मौसम अधिकारी ने मेजर विक्रम को रिपोर्ट दी, साहब, मौसम विभाग ने पूर्वानुमान बदल दिया है। कल सुबह 60% संभावना है कि हल्की बारिश या बूंदा बांदी हो सकती है। क्या 60%? मेजर विक्रम ने त्योरियां चढ़ाकर मॉनिटर को घूरा। ये बेवकूफ मौसम वाले कल तो कह रहे थे कि मौसम साफ रहेगा, अब अपनी बात से पलट रहे हैं। साहब, लद्दाख में मौसम बहुत तेजी से बदलता है। अरे, 60% का मतलब है कि 40% संभावना है कि बारिश नहीं होगी। सकारात्मक सोचो, और अगर बारिश हुई भी तो थोड़ी देर होकर रुक जाएगी। वैसे भी सूखा पड़ रहा है। मेजर विक्रम ने अपनी घबराहट को छिपाते हुए कहा, लाल कालीन बिछाया जा चुका था, अब उसे हटाकर कोई और तैयारी करने के लिए बहुत देर हो चुकी थी। और सबसे बढ़कर वह यह स्वीकार नहीं करना चाहता था कि उसका फैसला गलत था। योजना के अनुसार ही चलो, और अगर बारिश हुई तो सलामी के लिए खड़े जवानों को पोंचो, रेनकोट मत पहनाना। कॉर्प्स कमांडर साहब आ रहे हैं, थोड़ी बारिश भीग लेंगे तो क्या हो जाएगा, इससे हमारा फौजी जज्बा दिखेगा। उस प्लास्टिक के कपड़ों से शान कम हो जाती है। मौसम अधिकारी का मुंह खुला का खुला रह गया। 0 से नीचे के तापमान में जवानों को बारिश में खड़ा करना, जवानों को ठंड लगे या बीमार पड़ें, यह उसकी चिंता का विषय नहीं था। उसके लिए सिर्फ प्रोटोकॉल की तस्वीर महत्वपूर्ण थी। यह बातचीत ब्रिगेडियर अंजलि अपने दफ्तर के स्पीकर पर सुन रही थीं। उन्होंने पहले ही ऑपरेशन रूम में एक माइक्रोफोन गुप्त रूप से चालू करने का निर्देश दिया था। यह आदमी सुधरने वाला नहीं है। अंजलि ने खिड़की से बाहर देखा। बारिश की बूंदें एक एक करके शीशे पर पड़ने लगी थीं। टिप टिप। पूर्वानुमान गलत नहीं था। अंजलि शर्मा ने इंटरकॉम उठाया, सूबेदार, मेजर। जी मैडम, बारिश शुरू हो गई है। जी,
मैडम, मैंने देख लिया, हमारी तैयारी पूरी है। कल सुबह जैसे ही कॉर्प्स कमांडर का हेलीकॉप्टर उड़ान भरेगा, हमारा ऑपरेशन शुरू होगा। मेजर विक्रम से यह बात गुप्त रखनी है। ठीक है मैडम, लेकिन क्या आप सच में ठीक रहेंगी अगर कल कुछ गड़बड़ हो गई? सूबेदार मेजर साहब, अंजलि की आवाज नरम हो गई। कल का दिन सड़े हुए मांस को काटकर निकालने का दिन है। थोड़ा खून बहेगा, लेकिन तभी नया मांस आएगा। आप आराम से सोइए, कल बहुत काम है। फोन रखकर अंजलि सोफे पर टेक लगाकर आंखें बंद कर लीं। उन्हें पैरा एसएफ में ऑपरेशन पर जाने से पहले वाली शांति महसूस हो रही थी। उनके लिए यह ब्रिगेड भी एक युद्ध का मैदान था। दुश्मन बाहर नहीं, बल्कि अंदर था। एक अयोग्य और भ्रष्ट अपना ही दुश्मन था। अगली सुबह आशंका सच साबित हुई। रात भर गिरी बर्फ सुबह होते होते ठंडी बारिश में बदल गई थी। पूरा लद्दाख का पठार कीचड़ से सन गया था। ब्रिगेड मुख्यालय के सामने का दृश्य किसी आपदा क्षेत्र जैसा था। अरे, कालीन गीला हो गया है, प्लास्टिक लेकर आओ और इसे ढको जल्दी। मेजर विक्रम सिंह राठौड़ छाता लिए हुए गला फाड़कर चिल्ला रहा था, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। रात भर की नमी सोख चुका लाल कालीन पानी से लबालब होकर गहरे लाल रंग का हो गया था और जमीन की कीचड़ में मिलकर एक भयावह रूप ले चुका था। इतना ही नहीं, सफेद पेंट से रंगी हुई चट्टानों पर से बारिश के पानी से पेंट बह रहा था, जिससे वे ऐसी लग रही थीं जैसे कोई सफेद खून बहा रहा हो। यह क्या है? यह सब क्या है? मेजर विक्रम ने अपना सिर पकड़ लिया। उसकी पूरी योजना बारिश की एक बूंद से ढह रही थी। तभी वॉकी टॉकी पर एक घबराई हुई आवाज आई। ऑपरेशन रूम से सभी को, कॉर्प्स कमांडर का हेलीकॉप्टर 60 ब्लैक हॉक अभी यूनिट से 10 की पहुंच बाकी किलोमीटर दूर है। पहुंचने में 5 मिनट। ओवर। 5 मिनट? क्या इतनी जल्दी? अरे जल्दी लाइन में खड़े हो जाओ। सलामी देने वाले जवान कहाँ हैं? मेजर विक्रम ने हड़बड़ी में जवानों को हेलीपैड के दोनों ओर खड़ा किया। जवानों ने बिना पोंचों के सिर्फ अपनी वर्दी में बारिश में भीगते हुए खड़े थे। ठंड से उनके होंठ नीले पड़ गए थे और वे कांप रहे थे। ब्रिगेडियर अंजलि शर्मा मुख्यालय से बाहर निकलीं। उन्होंने रेनकोट और टोपी पहनी हुई थी और एकदम सधी हुई लग रही थीं। उनके पीछे उनके स्टाफ बातिंग रेनकोट और कैसे ऑफिसर थे। मेजर विक्रम दौड़कर अंजलि के पास आया। मैडम, बारिश अचानक बहुत तेज हो गई। मैंने सुना है कि तुमने कल मौसम अधिकारी की रिपोर्ट को नजरअंदाज कर दिया था। अंजलि शर्मा के ठंडे सवाल पर विक्रम की बोलती बंद हो गई। कॉर्प्स कमांडर आ रहे हैं, बहाने बाद में बनाना। धड़ 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 धड़। दूर से बारिश की बौछारों को चीरती हुई हेलीकॉप्टर के रोटर की आवाज सुनाई दी। एक काला 60 हेलीकॉप्टर तेज हवा को काटते हुए नीचे उतरने लगा। जैसे ही हेलीकॉप्टर जमीन के करीब आया, एक जोरदार डाउनवॉश पैदा हुआ। फूश। जमीन पर जमा बारिश का पानी और कीचड़ चारों ओर उछल गया। और फिर वही हुआ जिसका डर था या जिसकी चेतावनी सूबेदार मेजर भैरों सिंह ने दी थी। पानी से भारी हो चुका कालीन उड़ा तो नहीं, लेकिन उसके नीचे की मिट्टी दलदल बन गई, जिससे कालीन खुद ही फिसलने लगा। उसे रोकने वाली कीलें टिंग टिंग की आवाज के साथ उखड़ गईं। लाल कालीन किसी जिंदा सांप की तरह मुड़कर इकट्ठा हो गया। उस पर चलना आत्महत्या करने जैसा था। हेलीकॉप्टर उतर चुका था। रोटर धीरे धीरे रुक गए और साइड का दरवाजा खुला। मेजर विक्रम का चेहरा पीला पड़ गया था। जहां कॉर्प्स कमांडर को उतरना था, ठीक उसके सामने मुड़ा हुआ कालीन और एक बड़ा सा कीचड़ का गड्ढा मुंह खोले खड़ा था। वहां उतरने पर कॉर्प्स कमांडर के जूते ही नहीं, बल्कि उनकी पैंट भी कीचड़ से सन जाती। इधर से नहीं, उधर से। मेजर विक्रम घबराकर इधर उधर भागने लगा। जैसे ही वह हेलीकॉप्टर की ओर दौड़ा, वह खुद फिसलकर गिरने से बाल बाल बचा। यह एक बहुत ही हास्यास्पद दृश्य था। ठीक उसी पल अब अंजलि शर्मा ने धीरे से कहा। कहीं से एक सीटी की छोटी और तीखी आवाज आई। पीप। और हेलीपैड के पीछे वाले स्टोर से 5 काली परछाइयां निकली। वे सूबेदार मेजर भैरों सिंह और उनके एनसीओ थे। उनके हाथों में कुछ था। वे हेजात गति से हेलीकॉप्टर के दरवाजे और कीचड़ के गड्ढे के बीच पहुंचे। चैक चैक चैक। उन्होंने जमीन पर जो बिछाया वह मेजर विक्रम का लाल कालीन नहीं था। यह पुराने टायरों से बनी खुरदरी लेकिन मजबूत काली रबर मैट थी। पलक झपकते ही कीचड़ के ऊपर एक सुरक्षित रास्ता बन गया। और ठीक उसी समय हवलदार जसंवत ने हेलीकॉप्टर का दरवाजा खुलते ही
एक बड़ी काली छतरी खोल दी। फट! जैसे ही कॉर्प्स कमांडर ने हेलीकॉप्टर से अपना पहला कदम बाहर रखा, उनके सिर पर पहले से ही एक छतरी तनी हुई थी और उनके पैरों के नीचे एक न फिसलने वाली रबर मैट बिछी हुई थी। कॉर्प्स कमांडर एक पल के लिए चौंके, लेकिन फिर उन्होंने एक संतुष्ट भाव से सिर हिलाया और मैट पर कदम रखा। हाँ, मौसम तो खराब है, लेकिन तैयारी पूरी है। सूबेदार मेजर भैरों सिंह ने बारिश में सावधान की मुद्रा में सैल्यूट किया। जय हिंद सर। मैं 7वीं पर्वतीय ब्रिगेड का सूबेदार मेजर भैरों सिंह, आपका स्वागत है सर। कॉर्प्स कमांडर भैरों सिंह के मार्गदर्शन में सुरक्षित रूप से मुख्यालय की ओर बढ़ने लगे। मेजर विक्रम द्वारा बिछाया गया बर्बाद लाल कालीन कॉर्प्स कमांडर के रास्ते से पूरी तरह से बाहर था। मेजर विक्रम हेलीकॉप्टर की हवा से बिखरे बालों और कीचड़ से सने कपड़ों के साथ स्तब्ध होकर यह नजारा देख रहा था। जिस मंच का हीरो उसे होना चाहिए था, उस पर वे झड़ रहित जेसीओ और एनएससीओ, जिन्हें वह हमेशा नीचा दिखाता था, एक उत्तम प्रोटोकॉल का प्रदर्शन कर रहे थे। अंजलि शर्मा कॉर्प्स कमांडर के पीछे चलते हुए बेवकूफों की तरह खड़े मेजर विक्रम के पास से गुजरी। वह बिना रुके सिर्फ इतनी धीमी आवाज में बोली जिसे सिर्फ विक्रम ही सुन सके, चुपचाप पीछे आओ, असली तमाशा तो अभी शुरू भी नहीं हुआ है। मेजर विक्रम के पैर कांपने लगे। वह कीचड़ भरे जमीन पर गिरने से बाल बाल बचा और लड़खड़ाते हुए उनके पीछे चलने लगा। बारिश और भी तेज हो रही थी, जैसे कि यह उसके भविष्य की भविष्यवाणी कर रही हो। ब्रिगेड मुख्यालय के प्रवेश द्वार पर पहुंचते समय कॉर्प्स कमांडर के जूतों पर कीचड़ का एक भी दाग नहीं था। यह सूबेदार मेजर भैरों सिंह और उनके जवानों द्वारा बिछाई गई रबर मैट का कमाल था। लेकिन बारिश में भीगते हुए हड़बड़ी में पीछे पीछे आ रहे मेजर विक्रम सिंह राठौर का हाल बेहाल था। उसकी इस्त्री की हुई वर्दी की पैंट नीचे से कीचड़ से सनी थी और बारिश में भीगे बाल माथे पर चिपके हुए थे, जो उसके स्वाभिमान की तरह ही दयनीय लग रहे थे। कॉर्प्स कमांडर ने अंदर घुसते ही अपनी त्योरियां चढ़ाईं। ब्रिगेडियर जी। कॉर्प्स कमांडर साहब, अंजलि शर्मा ने शांति से जवाब दिया। आते हुए मैंने देखा कि क्यारियों में लगी चट्टानें सब सफेद रंग की हैं। मुझे लगा कि बर्फ गिरी है। यह तुम्हारा शौक है क्या? अंजलि ने तिरछी नजर से विक्रम की ओर देखा। विक्रम का चेहरा पीला पड़ गया था और वह सिर झुकाए खड़ा था। नहीं साहब, यह ऑपरेशन ऑफिसर ने यूनिट के सौंदर्यीकरण के लिए विशेष रूप से करवाया है। शायद वह दुश्मन की निगरानी से छिपने के बजाय हमारी यूनिट की पवित्रता को दर्शाना चाहता था। अंजलि का जवाब बहुत चतुराई भरा था। ऊपरी तौर पर वह अपने मातहत का बचाव कर रही थी, लेकिन असल में वह उस पर तंज कस रही थी। कॉर्प्स कमांडर ने नाक सिकोड़ी। पवित्रता? युद्ध के समय अगर तुम लोग चट्टानों को ऐसे सफेद रंग से पोत दोगे तो दुश्मन के तोपखाने वाले बहुत खुश होंगे। उन्हें निशाना बनाने के लिए एक साफ टारगेट जो मिल जाएगा। तुरंत इसे पहले जैसा करो। विक्रम का कंधा कांप गया। मैं इसे ठीक करवा दूंगा साहब, तुरंत कार्रवाई की जाएगी, विक्रम ने घबराई हुई आवाज में कहा। लेकिन कॉर्प्स कमांडर ने उसकी ओर देखे बिना ही कॉरिडोर में चलना शुरू कर दिया। कॉरिडोर के दोनों ओर खड़े स्टाफ ऑफिसर्स ने सैल्यूट किया। जय हिंद सर। ब्रीफिंग रूम तक पहुंचते पहुंचते विक्रम के माथे से पसीना बह रहा था। पहली छाप ही खराब हो गई थी। हेलीपैड का कालीन बर्बाद हो गया और बड़ी उम्मीदों से करवाई गई चट्टानों की रंगाई पर भी डांट पड़ गई। अब सिर्फ ऑपरेशनल ब्रीफिंग ही बची थी। उसने रात भर तैयार की गई अपनी शानदार प्रेजेंटेशन के बारे में सोचते हुए मुट्ठियां भींच लीं। मुझे इसी से सब कुछ ठीक करना होगा। ब्रीफिंग रूम की लाइटें बंद हो गईं और बड़ी स्क्रीन रोशन हो गई। विक्रम पॉइंटर लेकर मंच पर खड़ा हुआ। रिपोर्ट प्रस्तुत करता हूं सर। मैं 7वीं पर्वतीय ब्रिगेड का ऑपरेशन ऑफिसर मेजर विक्रम सिंह राठौर। आज की रिपोर्ट का विषय है स्मार्ट हिमालयन प्रहरी, भविष्य के युद्ध क्षेत्र का नेतृत्व करने वाली एक उन्नत प्रणाली। स्क्रीन पर आकर्षक ग्राफिक्स और जटिल चार्ट नाच रहे थे। विक्रम ने धारा प्रवाह भाषा में बोलना शुरू किया। ड्रोन आधारित निगरानी प्रणाली, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित स्थिति प्रतिक्रिया प्रणाली जैसे कई प्रभावशाली शब्द हवा में तैर रहे थे। लेकिन कॉर्प्स कमांडर का चेहरा धीरे धीरे सख्त होता जा रहा था। वह रिपोर्ट के पन्ने नहीं पलट रहे थे, बल्कि हाथ बांधे सिर्फ स्क्रीन को घूर रहे थे। लगभग 10 मिनट बाद
कॉर्प्स कमांडर ने हाथ उठाकर विक्रम को रोक दिया। ऑपरेशन ऑफिसर, जी सर, बातें तो बहुत बड़ी बड़ी हैं, लेकिन इनमें कोई दम नहीं है। तुमने जिस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्रणाली की बात की है, क्या वह हमारे कॉर्प्स के मौजूदा बजट में उपलब्ध है? विक्रम की बोलती बंद हो गई। असल में उसने यह सब इंटरनेट पर पढ़े गए भविष्य के रक्षा योजनाओं के लेखों से चुराया था। आह सर, अभी यह परीक्षण के चरण में तो नहीं है, लेकिन एक दीर्घकालिक दृष्टिकोण के रूप में। दृष्टिकोण? मैं पूछ रहा हूं कि अगर दुश्मन आज हमला कर दे तो हम कैसे लड़ेंगे? सपनों की बातें छोड़ो, यह बताओ, तुम्हारी ब्रिगेड में जो मोर्टार हैं, उनकी प्रभावी रेंज कितनी है? विक्रम की आंखें घूमने लगीं। वह सोचता था कि यह सब बुनियादी जानकारी तो एनसीओ याद रखते हैं, इसलिए उसने इस पर कभी ध्यान नहीं दिया था। सर, उसकी सटीक रेंज तो लगभग 40 मीटर के आसपास होगी सर। 40 मीटर? कॉर्प्स कमांडर हौंस पड़े। 40 मीटर तो 10 साल पहले रिटायर हो चुके पुराने मॉडल की रेंज थी। नए वाले की 300 मीटर है। एक ऑपरेशन ऑफिसर होकर तुम्हें अपनी यूनिट के हथियारों की जानकारी नहीं है और तुम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात कर रहे हो। ब्रीफिंग रूम में एक भारी खामोशी छा गई। विक्रम का चेहरा शर्म से लाल हो गया। वह चाहता था कि जमीन फट जाए और वह उसमें समा जाए। तभी अंजलि शर्मा ने धीरे से कहा, सर, ऑपरेशन ऑफिसर हाल ही में यूनिट के सौंदर्यीकरण में इतना व्यस्त था कि शायद वह अपनी मुख्य जिम्मेदारी यानी ऑपरेशनल जानकारी को भूल गया। मैं क्षमा चाहती हूं सर। उसने विक्रम का बचाव करने का नाटक करते हुए एक बार फिर उसकी बेवकूफी की याद दिला दी। सौंदर्यीकरण मतलब वो सफेद चट्टाने? वाह, क्या कहने। कॉर्प्स कमांडर ने गहरी सांस ली। वह अपनी जगह से उठते हुए बोले, ब्रीफिंग बस बहुत हुई। कागजों के 100 टुकड़े देखने से कोई फायदा नहीं। मुझे फील्ड देखना है। हम फॉरवर्ड पोस्ट की ओर चलेंगे। मेरी गाड़ी यहीं रहने दो। हम ब्रिगेडियर की कमांड जीप से चलेंगे। विक्रम घबरा गया। अगर यह ऐसे ही खत्म हो गया तो उसे 0 बल्कि माइनस में नंबर मिलेंगे। सर, फॉरवर्ड पोस्ट जाने से पहले क्यों ना आप मेरे द्वारा तैयार की गई नई लाइब्रेरी का दौरा करें? मैंने जवानों के मानसिक विकास के लिए उसके डिजाइन में खुद हिस्सा लिया है। विक्रम किसी भी तरह से अपने द्वारा किए गए दिखावटी कामों को दिखाना चाहता था, लेकिन अंजलि शर्मा ने उसे रोक दिया। ऑपरेशन ऑफिसर, कॉर्प्स कमांडर साहब यहां युद्ध की तैयारी देखने आए हैं। लाइब्रेरी बाद में भी देखी जा सकती है, लेकिन मैडम, उस रास्ते पर जाने से लाइब्रेरी बीच में ही पड़ती है, जो ज्यादा सुविधाजनक है, और उस रास्ते पर मैंने विशेष रूप से बागवानी करवाई है, जिससे वहां का दृश्य बहुत। विक्रम बिना सोचे समझे अपनी जिद पर अड्डा रहा। कॉर्प्स कमांडर ने एक पल के लिए अंजलि और विक्रम को देखा, फिर मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है, जब ऑपरेशन ऑफिसर इतना गर्व कर रहा है तो एक बार देख ही लेते हैं। देखते हैं कि कितना महान काम किया है। यह जिज्ञासा नहीं थी, बल्कि एक आखिरी मौका देने या देखते हैं कि यह और कितना गिरता है वाली एक चेतावनी थी। लेकिन विक्रम ने इसे एक सकारात्मक संकेत समझ लिया। धन्यवाद सर, मैं आपको रास्ता दिखाता हूं, इस तरफ से सर। विक्रम उत्साह में आगे आगे चलने लगा। अंजलि ने पीछे चल रहे भैरव सिंह से नजरें मिलाईं। भैरव सिंह की आंखों में चिंता थी, जैसे कह रहे हों, उस रास्ते पर जाना ठीक नहीं है। अंजलि ने धीरे से सिर हिलाया, उसे करने दो, जब वह अपनी कब्र खुद ही खोदना चाहता है। वे सब ब्रीफिंग रूम से निकलकर फिर से बाहर आ गए। बारिश पहले से भी तेज हो रही थी। लद्दाख की बर्फीली हवा बारिश की बूंदों को तिरछा फेंक रही थी, जो गालों पर चाबुक की तरह लग रही थीं। विक्रम छाता लिए कॉर्प्स कमांडर के बगल में चिपकर चलने लगा। इस तरफ से जाएंगे तो लाइब्रेरी की ओर जाने वाला चिंतन पथ आएगा। मैंने जवानों के लिए यहां पीली मिट्टी बिछवाई है। विक्रम की आवाज बारिश के शोर में दब रही थी, लेकिन वह बिना परवाह किए बोलता जा रहा था। अंजलि चुपचाप उसके पीछे चल रही थीं और आने वाले विनाश का अनुमान लगा रही थीं। उसने जिस पीली मिट्टी के रास्ते की बात की थी, वह शायद साफ मौसम में अच्छा लगता, लेकिन इस मूसलाधार बारिश में यह सबसे बुरा विकल्प था। बारिश की बूंदें झरने की तरह गिर रही थीं। ऐसा लग रहा था जैसे आसमान में कोई छेद हो गया हो। 7वीं पर्वतीय ब्रिगेड मुख्यालय के पीछे पहाड़ी पर बने रास्ते के प्रवेश द्वार पर वे सब पहुंचे। यह मेजर विक्रम सिंह राठौर का जारांग हाड़म चिंतन पथ था, लेकिन सामने का दृश्य चिंतन करने लायक नहीं, बल्कि जान बचाने की चिंता करने लायक था। विक्रम ने जवानों के घुटनों की सुरक्षा के लिए जो पीली मिट्टी बिछवाई थी, वह बारिश का पानी सोख कर एक विशाल दलदल में बदल गई थी।
ढलान पर से लाल कीचड़ का पानी किसी नदी की तरह बह रहा था। कॉर्प्स कमांडर रुक गए। ऑपरेशन ऑफिसर, क्या तुम इस रास्ते पर चलने को कह रहे हो? सर, बारिश की वजह से थोड़ा कीचड़ हो गया है, लेकिन इस पर चलने से बहुत आराम मिलता है और ऊपर जो व्यू पॉइंट है वहां से नजारा बहुत शानदार है। मैंने खुद सब चेक किया है। विक्रम घबरा गया था, लेकिन अब वह पीछे नहीं हट सकता था। यह रास्ता उसने खुद डिजाइन करवाया था। इस रास्ते को खराब मानने का मतलब था अपनी पूरी क्षमता को नकारना। सूबेदार मेजर भैरों सिंह ने धीरे से आगे बढ़कर कहा, सर, यह खतरनाक हो सकता है। पक्की सड़क से घूमकर जाना ज्यादा सुरक्षित रहेगा। रास्ता थोड़ा लंबा है, लेकिन। सूबेदार मेजर, तुम बीच में क्यों बोल रहे हो? विक्रम ने भैरों सिंह को घूरते हुए चिल्लाया। क्या तुम कॉर्प्स कमांडर साहब का समय बर्बाद करना चाहते हो? यह शॉर्टकट है, और एक फौजी को थोड़ी मिट्टी से क्या डरना? मैं आगे जाकर रास्ता देखता हूं, आप मेरे पीछे आइए। विक्रम ने भैरों सिंह की सलाह को नजरअंदाज करते हुए अपनी बहादुरी दिखाने के लिए उस पीली मिट्टी के रास्ते पर कदम रखा। छपाक! उसका जूता टखने तक कीचड़ में धंस गया। विक्रम एक पल के लिए झिझका, लेकिन फिर सामान्य होने का नाटक करते हुए पीछे मुड़ा। देखिए सर, कुछ नहीं हुआ। जमीन ठोस है, फिसलन नहीं है। इस तरफ से आइए। सर, कॉर्प्स कमांडर का मन नहीं था, लेकिन जब एक मातहत इतनी जिद कर रहा था तो उन्होंने अनिच्छा से कदम बढ़ाने का फैसला किया। अंजलि ने एक पल के लिए कॉर्प्स कमांडर को रोकने का सोचा, लेकिन फिर वह रुक गई। विक्रम का पूरी तरह से पतन कॉर्प्स कमांडर को अपनी आंखों से देखना था। यही सबसे पक्की सज्जा थी। कॉर्प्स कमांडर ने धीरे धीरे मिट्टी के रास्ते पर पैर रखा। उनके सहायक अफसरों ने उन्हें दोनों तरफ से सहारा देने की कोशिश की। छोड़ो मुझे, मैं कोई 70 साल का बूढ़ा नहीं हूं। कॉर्प्स कमांडर ने सहायकों को हटाकर धीरे धीरे चलना शुरू किया। विक्रम कॉर्प्स कमांडर से कुछ कदम आगे पीछे की ओर चलते हुए रास्ता दिखा रहा था। सर, यहां इस पत्थर पर पैर रखिए, यह मैंने खुद लगवाया था। विक्रम दिखावे के चक्कर में पीछे की ओर चलते हुए रास्ता बता रहा था। एक ढलान वाले कीचड़ भरे रास्ते पर पीछे की ओर चलना एक पागलपन था। तभी, सर, इस तरफ। अरे! विक्रम ने जिस पत्थर पर पैर रखा था वह असल में एक सख्त चट्टान नहीं, बल्कि मिट्टी पर रखा एक ढीला पत्थर था। बारिश के पानी से कमजोर हुई मिट्टी धंस गई और पत्थर नीचे खिसक गया। संतुलन खोकर विक्रम का शरीर पीछे की ओर झुक गया। आहा! उसने संतुलन बनाने के लिए हाथ पैर चलाए, लेकिन फिसलन भरी मिट्टी पर यह सिर्फ एक मजाक लग रहा था। उसके पैर किसी स्लेज की तरह फिसलते हुए आगे बढ़े। समस्या यह थी कि वह कॉर्प्स कमांडर से ठीक ऊपर की स्थिति में था। या अल्लाह! विक्रम एक चीख के साथ फिसलते हुए ढलान से नीचे आने लगा, किसी बॉलिंग बॉल की तरह। उसका शरीर सीधे कॉर्प्स कमांडर की ओर बढ़ा। सर! सहायक अफसर चिल्लाते हुए दौड़े, लेकिन देर हो चुकी थी। धड़ाम! छपाक! विक्रम के जूते की ठोकर कॉर्प्स कमांडर के पैर पर लगी और उस झटके से कॉर्प्स कमांडर भी अपना संतुलन खोकर बगल में गिर गए और विक्रम के फिसलने से उठी कीचड़ की एक बड़ी लहर ने कॉर्प्स कमांडर को सिर से पांव तक ढक दिया। एक पल के लिए दुनिया थम सी गई। बारिश की आवाज भी रुक गई हो, ऐसा सन्नाटा छा गया। सब लोहे और बारिश की समकर जमे हुए थे। कीचड़ में लिपटे दो लोग। कॉर्प्स कमांडर के 3 स्टार वाली टोपी दूर कीचड़ में धंसी हुई थी और उनकी साफ सुथरी वर्दी और जैकेट लाल कीचड़ से सनकर पहचानने लायक नहीं रही थी। उनके चश्मे पर कीचड़ का एक ढेला चिपका हुआ था, जिससे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था, और उनके ऊपर विक्रम पड़ा हुआ था। कोई कुछ नहीं बोल पा रहा था। यह सिर्फ एक गलती नहीं थी, यह प्रोटोकॉल की विफलता से कहीं ज्यादा एक वरिष्ठ अधिकारी पर हमले जैसी एक बड़ी आपदा थी। सूबेदार मेजर भैरों सिंह और हवलदार जसंवत सबसे पहले होश में आए और दौड़ पड़े। सर, आप ठीक तो हैं? उन्होंने विक्रम को बेरुखी से धकेलकर कॉर्प्स कमांडर को सहारा देकर उठाया। कॉर्प्स कमांडर ने कीचड़ से सना अपना चश्मा उतारकर हाथ में ले लिया। उनके चेहरे पर भी कीचड़ के छींटे थे। विक्रम कांपते हुए कीचड़ से उठा। उसका चेहरा कीचड़ से भी ज्यादा पीला था। सर, मैंने मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई सर। विक्रम के मुंह से शब्द नहीं निकल रहे थे। उसकी जबान जैसे सुन्न हो गई थी। उसने सहज रूप से हाथ बढ़ाकर कॉर्प्स कमांडर के कपड़ों से कीचड़ साफ करने की कोशिश की। फट! कॉर्प्स कमांडर ने विक्रम का हाथ जोर से झटक दिया।
उस आवाज ने बारिश के शोर को भी चीर दिया। हाथ मत लगाना। कॉर्प्स कमांडर की आवाज धीमी थी, लेकिन किसी भी गरज से ज्यादा भारी थी। उन्होंने कीचड़ सने हाथ से अपना चेहरा पोंछा। ऑपरेशन ऑफिसर। जी सर, यह है तुम्हारा चिंतन पथ। इसने तो मुझे बहुत गहरे चिंतन में डाल दिया है। मेरे 40 साल के फौजी जीवन में यह पहली बार है कि किसी मातहत ने मुझे लात मारकर कीचड़ में गिराया हो। गलती हो गई सर, मुझे माफ कर दीजिए। मुझे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि ऐसा हो जाएगा। विक्रम रोते हुए घुटनों के बल बैठ गया। उसके घुटने कीचड़ में धंस गए। तभी अंजलि शर्मा धीरे धीरे पास आईं। उन्होंने छाता पकड़ा हुआ था, लेकिन कॉर्प्स कमांडर को देने के लिए उन्होंने छाता बंद करके एक सहायक को दे दिया और खुद बारिश में भीगते हुए कॉर्प्स कमांडर के सामने खड़ी हो गईं और फिर ठंडी नजरों से जमीन पर पड़े विक्रम को देखा। उठो। अंजलि की आवाज बर्फीली थी। ब्रिगेडियर मैडम, मैंने कहा उठो। एक फौजी थोड़ी सी मिट्टी लगने पर घुटने टेककर गिड़गिड़ाता है क्या? तुम खुद को अफसर कहते हो? विक्रम लड़खड़ाते हुए बमुश्किल खड़ा हुआ। मैंने तुम्हें चेतावनी दी थी। रैंक बाहुबली नहीं होता, काबिलियत बाहुबली होती है। तुम्हारे उस घमंड और जिद ने आज यह दिन दिखाया है। जब सूबेदार मेजर ने मना किया था तब सुन लेते तो क्या होता? अंजलि शर्मा ने विक्रम के सीने पर लगे ऑपरेशन ऑफिसर के बैज को उंगली से छुआ। आज से तुम ऑपरेशन ऑफिसर के पद से हटाए जाते हो। मेरी नजरों से दूर हो जाओ तुरंत। ब्रिगेडियर मैडम, बस एक मौका, इसे बाहर ले जाओ। इस बार यह कॉर्प्स कमांडर थे। कॉर्प्स कमांडर विक्रम की सूरत भी नहीं देखना चाहते थे और उन्होंने मुंह फेर लिया। मिलिट्री पुलिस के जवान दौड़कर आए और विक्रम के दोनों हाथ पकड़ लिए। सर, मैडम, यह एक गलती थी। यह एक हादसा था। मेरे साथ अन्याय हो रहा है। विक्रम को ले जाते समय भी वह चिल्लाता रहा। वह अंत तक अपनी गलती मानने को तैयार नहीं था। उसकी आवाज बारिश के शोर में दूर होती गई, लेकिन किसी ने भी उस पर तरस नहीं खाया। कॉर्प्स कमांडर ने कीचड़ से सने अपने कपड़े झाड़ते हुए एक गहरी सांस ली। ब्रिगेडियर जी सर, कपड़े खराब हो गए हैं, बदलने पड़ेंगे। और फिर कॉर्प्स कमांडर ने पास खड़े सूबेदार मेजर भैरों सिंह की ओर देखा। भैरों सिंह अपना रूमाल निकालकर कॉर्प्स कमांडर के हाथ पोंछ रहे थे। सूबेदार मेजर जी सर, तुमने ही कहा था ना कि दूसरे रास्ते से चलें? जी सर, मैंने कहा था। एक अफसर से ज्यादा एक जेसीओ की नजर ज्यादा सटीक थी। माफ करना, मुझे तुम्हारी बात सुननी चाहिए थी। कॉर्प्स कमांडर के माफी मांगने पर भैरों सिंह घबराकर सिर झुका लिए। नहीं सर, यह मेरी गलती है कि मैं आपको और मजबूती से नहीं रोक पाया। नहीं, तुमने अपना काम किया था। कॉर्प्स कमांडर ने अंजलि शर्मा की ओर देखकर एक कड़वी मुस्कान दी। ब्रिगेडियर शर्मा, तुम्हारी यूनिट में एक सड़ा हुआ सेब जरूर था, लेकिन उसके बगल में कुछ बहुत मजबूत जड़ें भी थीं। आज का कार्यक्रम तो बर्बाद हो गया, लेकिन मैंने असली चीज देख ली। धन्यवाद सर। अंजलि शर्मा ने बारिश में भीगते हुए एक उत्तम सैल्यूट किया। बारिश का पानी उनके चेहरे से बह रहा था, लेकिन उनकी आंखें पहले से कहीं ज्यादा चमक रही थीं। कीचड़ में एक 3 सितारा जनरल गिरा था, लेकिन उस घटना ने नकली सितारे को धो डाला और असली सितारे कौन हैं यह उजागर कर दिया। मेजर विक्रम सिंह राठौर की बर्बादी तो अभी शुरू हुई थी। मूसलाधार बारिश अपने पीछे तबाही का मंजर छोड़ गई थी, लेकिन साथ ही सब कुछ साफ भी कर गई थी। कीचड़ का पानी असली और नकली के बीच फर्क करने वाले एक डेवलपर की तरह था। जब तक कॉर्प्स कमांडर नहाकर कपड़े बदलते, 7वीं पर्वतीय ब्रिगेड के मुख्यालय में मौत जैसा सन्नाटा पसरा हुआ था। कॉरिडोर में चलने वाले अफसर और जवान भी दबे पांव चल रहे थे और क्लर्क अपनी सांस भी जोर से नहीं ले रहे थे। सिर्फ बारिश की आवाज खिड़कियों से टकरा रही थी। 1 घंटे बाद ब्रिगेडियर के दफ्तर में कॉर्प्स कमांडर ब्रिगेड की ट्रैक सूट पहने सोफे पर बैठे थे। एक कप गर्म ग्रीन टी उनके शरीर को गर्माहट दे रही थी। उनके सामने ब्रिगेडियर अंजलि शर्मा और सूबेदार मेजर भैरों सिंह बैठे थे। ब्रिगेडियर जी सर, कोई तकलीफ तो नहीं? शरीर तो ठीक है, बस मेरे स्वाभिमान को थोड़ी चोट लगी है। कॉर्प्स कमांडर ने एक कड़वी मुस्कान के साथ चाय का कप नीचे रखा। आज जो हुआ वह सिर्फ एक हादसा नहीं है, यह एक क्लासिक उदाहरण है कि कैसे एक कमांडर का गलत निर्णय और हठधर्मिता एक यूनिट को बर्बाद कर सकती है। अगर यह असली लड़ाई होती तो क्या होता? सिर्फ मेरी जान नहीं जाती, पूरी ब्रिगेड खत्म हो सकती थी। मैं ध्यान रखूंगी सर, इस घटना की पूरी जिम्मेदारी मेरी है। आप जो भी सजा देंगी मैं उसे स्वीकार करूंगी।
अंजलि शर्मा ने सिर झुकाया, लेकिन कॉर्प्स कमांडर ने हाथ हिलाया। नहीं, मुझे पता है कि यह तुम्हारी गलती नहीं है। तुम अभी नई आई हो और मैंने सुना है कि यह ऑपरेशन ऑफिसर पिछले ब्रिगेडियर के समय से ही बहुत घमंडी हो गया था। मेरी आंखें और कान बंद नहीं हैं। कॉर्प्स कमांडर की नजर सूबेदार मेजर भैरों सिंह पर गई। सूबेदार मेजर जी। सर, अगर तुम और तुम्हारे जवान न होते तो शायद आज मैं अस्पताल में होता। उस पल में रबर मैट बिछाने का ख्याल कैसे आया? यह ब्रिगेडियर मैडम का पहले से ही निर्देश था। सर, उन्होंने किसी भी आपात स्थिति के लिए तैयार रहने को कहा था। हमने तो बस उनके आदेश का पालन किया। भैरों सिंह ने सारा श्रेय अंजलि शर्मा को दे दिया। अंजलि शर्मा ने भैरों सिंह को देखकर मुस्कुराया। यह सच्ची कामराडरी थी। हाँ हाँ, तुम दोनों ही बहुत विनम्र हो। ठीक है, हम इस घटना को एक सबक के तौर पर लेंगे। ऑपरेशन ऑफिसर मेजर विक्रम सिंह राठौर को आज से ही पद से हटाया जाता है और मैं डिवीजन की मिलिट्री पुलिस और विजिलेंस डिपार्टमेंट को एक विस्तृत जांच का आदेश देता हूं। पता लगाओ कि यह सिर्फ क्षमता की कमी का मामला है या कोई और भ्रष्टाचार भी है। एक चीज की जांच करो। कॉर्प्स कमांडर की आंखें सख्त हो गईं। मेरे कपड़ों पर कीचड़ फेंकने का गुनाह मैं माफ कर दूंगा, लेकिन एक सैनिक के रूप में अपनी बुनियादी जिम्मेदारियों को भूलने और अपने जवानों को खतरे में डालने का गुनाह मैं सख्ती से देखूंगा। ब्रिगेडियर शर्मा, अब तलवार तुम्हारे हाथ में है। मेरा नाम लेकर ही सही, लेकिन इस सड़े हुए मांस को पूरी तरह से काटकर निकाल फेंको। ठीक है सर, मैं खुद इस ऑपरेशन को अंजाम दूंगी। अंजलि के जवाब से कॉर्प्स कमांडर संतुष्ट दिखे और अपनी जगह से उठ गए। कॉर्प्स कमांडर के जाने के बाद अंजलि ने तुरंत विजिलेंस डिपार्टमेंट को बुलाया, लेकिन उन्होंने सिर्फ उन पर ही सब कुछ नहीं छोड़ा। उन्होंने पैरा एसएफ में अपने इंटेलिजेंस ऑफिसर के अनुभव का इस्तेमाल करते हुए अपनी एक जांच टीम बनाई। टीम में सूबेदार मेजर भैरों सिंह, हवलदार जसंवत सिंह और लॉजिस्टिक्स इंचार्ज शामिल थे। अब से हम मेजर विक्रम सिंह राठौर के 15 साल के करियर की पूरी छानबीन करेंगे। एक भी धूल का कण छूटना नहीं चाहिए। अंजलि शर्मा ने छोटे कॉन्फ्रेंस रूम में फाइलों के ढेर के बीच बैठकर कहा, मैडम जरा ये देखिए। लॉजिस्टिक्स इंचार्ज एक रजिस्टर लेकर आया। उसकी उंगली यूनिट सौंदर्यीकरण व्यय नामक एक मद पर थी। यह मेजर विक्रम द्वारा करवाए गए चट्टानों की रंगाई और हेलीपैड पर कालीन बिछाने का खर्च है, लेकिन पैसे का स्रोत संदिग्ध है। कहां से आया? जवानों के वेलफेयर फंड से निकाला गया है। मैडम, यह पैसा असल में जवानों के बैरकों के लिए डिह्यूमिडिफायर खरीदने और लाइब्रेरी के लिए किताबें खरीदने के लिए था। उसने इसे आपातकालीन सुविधा मरम्मत के नाम पर मनमाने ढंग से इस्तेमाल कर लिया। अंजलि शर्मा की भौहें तन गईं। जवानों को नमी भरे कमरों में सुलाकर और फफूंद लगी किताबें पढ़ने को मजबूर करके उसने अपने नाम के लिए पैसा खर्च किया। कुल मिलाकर 5 लाख रुपए हैं मैडम। लेकिन लॉजिस्टिक्स इंचार्ज हिचकिचाया। बोलिए, रसीदें नकली हैं। पेंट की दुकान और कालीन कंपनी द्वारा जारी की गई कच्ची रसीदें हैं, लेकिन जब मैंने उनके जीएसटी नंबर की जांच की तो पता चला कि यह एक रेस्टोरेंट का नंबर है जो 3 साल पहले बंद हो चुका है। और जब मैंने असली सामान की कीमतों की तुलना की तो पता चला कि विक्रम ने जो राशि दिखाई है वह वास्तविक लागत के आधे से भी कम है। मतलब आधा पैसा उसने अपनी जेब में डाल लिया। अंजलि शर्मा ठंडी हंसी हंसी। यह गबन था, वह भी बहुत ही घिनौना। और यह भी है मैडम। इस बार हवलदार जसंवत ने एक वॉइस रिकॉर्डर निकाला। यह वही रिकॉर्डर था जो अंजलि शर्मा ने दिया था। यह मैंने खुद रिकॉर्ड नहीं किया है मैडम, लेकिन इसमें एडमिनिस्ट्रेशन के जवानों के बयान हैं कि मेजर विक्रम ने उनके साथ कैसा दुर्व्यवहार किया। क्या आप सुनना चाहेंगी? अंजलि शर्मा के सिर हिलाने पर जसंवत ने प्ले बटन दबाया। कुछ खरखराहट के बाद मेजर विक्रम की आवाज सुनाई दी। ओए, तेरा घर तो अमीर है ना? इस बार छुट्टी से आते समय एक व्हिस्की की बोतल ले आना, जॉनी वॉकर ब्लू लेबल। नहीं लाया तो छुट्टी कैंसिल कर दूंगा, समझा? यह रिश्वत नहीं, प्यार है, प्यार। और मेरे थीसिस का ट्रांसलेशन करने के लिए कोई पार्ट टाइमर ढूंढो। तू तो इंग्लिश ऑनर्स से है ना? तू कर देगा तो और भी अच्छा। मुफ्त में यह काम करना ही फौज में आराम से रहने का तरीका है। जैसे जैसे रिकॉर्डिंग बजती गई, भैरों सिंह का चेहरा गुस्से से लाल होता गया और अंजलि शर्मा की आंखें बर्फीली होती गईं। शराब की मांग, निजी काम करवाना, गाली ग्लौज, व्यक्तिगत अपमान। मेजर विक्रम सिंह राठौर वर्दी में एक गुंडा था। इतने सबूत तो उसे बर्खास्त करने के लिए काफी हैं। मैडम,
लेकिन यह अभी भी काफी नहीं है। अंजलि शर्मा ने मेज पर हाथ पटका। यह आदमी आईएमए से होने के घमंड में यहां तक पहुंचा है। जरूर उसके कोई सीनियर या कोर्समेट्स होंगे जो उसे बचाएंगे। जब हम यह मामला उठाएंगे तो वे इसे यह तो आम बात है या एक अफसर को अनुशासित करने का तरीका कहकर पलटवार कर सकते हैं। हमें एक ऐसा सबूत चाहिए जिससे वह बच न सके। तभी सूबेदार मेजर भैरव सिंह ने धीरे से कहा, मैडम, क्या आपको फॉरवर्ड पोस्ट पर हीटिंग ऑयल की चोरी का मामला याद है? हीटिंग ऑयल? पिछली सर्दियों में फॉरवर्ड पोस्ट पर बॉयलर का तेल खत्म हो गया था और जवान ठंडे कमरों में सोए थे। उस समय मेजर विक्रम ने जवानों पर ही तेल बर्बाद करने का आरोप लगाकर उन्हें सजा दी थी। लेकिन जब मैंने उस समय के तेल के रजिस्टर की जांच की थी तो आने वाले और खर्च होने वाले तेल की मात्रा में गड़बड़ी थी। अंजलि की आंखें चमक उठीं। तेल की चोरी की थी, शक तो था मैडम, लेकिन कोई सबूत नहीं था, इसलिए मामला दब गया था। अफवाह थी कि विक्रम ने उस समय के सप्लाई इंचार्ज पर बहुत दबाव डालकर रजिस्टर में हेरफेर करवाया था। वह सप्लाई इंचार्ज अब रिटायर होकर पास के शहर में एक कार मैकेनिक की दुकान चलाता है। मिल गया। अंजलि शर्मा अपनी जगह से उछल पड़ी। सूबेदार, मेजर साहब, अभी तुरंत हम उस दुकान पर चलेंगे। रिटायर होने के बाद उसे अब विक्रम से डरने की जरूरत नहीं होगी। मैं जाकर उसे मनाऊंगी। अंजलि ने अपना कोट उठाया। उनके पीछे एक न्याय की देवी जैसी दृढ़ता थी। विक्रम सिंह राठौर, मैं तुम्हें जवानों को ठंड में ठिठुरने देने का गुनाह बहुत गर्मजोशी से लौटाऊंगी। पास के शहर में एक पुरानी कार मैकेनिक की दुकान। तेल के दागों से सनी वर्दी पहने एक आदमी टायर बदल रहा था। वह 1 साल पहले रिटायर हुआ एक पूर्व हवलदार था। जैसे ही दुकान का दरवाजा खुला और वर्दी में एक जनरल ऑफिसर अंदर आई, उस आदमी के हाथ से रिंच गिर गया। ब्रिगेडियर मैडम, अंजलि शर्मा ने मुस्कुराते हुए उसकी ओर कदम बढ़ाया। रिटायर होने के बाद मेहनत करते देखकर अच्छा लगा। क्या हम थोड़ी देर बात कर सकते हैं? उस आदमी ने घबराए हुए चेहरे के साथ कॉफी बनाई। छोटे से दफ्तर में तेल की गंध के बीच अंजलि शर्मा ने सीधे मुद्दे पर बात की। पिछले साल फॉरवर्ड पोस्ट पर जो हीटिंग ऑयल की चोरी हुई थी, क्या वह मेजर विक्रम के कहने पर की गई थी? उस आदमी के हाथ कांपने लगे। वह मामला तो अब खत्म हो चुका है मैडम। मुझे कुछ नहीं पता, खत्म नहीं हुआ है। मेजर विक्रम अभी भी यूनिट में राजा बना हुआ है और जवानों को परेशान कर रहा है। तुम्हारे छिपाए हुए गुनाह की वजह से नए लोग शिकार बन रहे हैं। अंजलि शर्मा ने हवलदार जसंवत का रिकॉर्डर चला दिया। अपने जूनियर साथियों के साथ हो रहे अपमानजनक व्यवहार को सुनकर उस आदमी का चेहरा बिगड़ गया। हमारी मदद कीजिए, हमें आपकी गवाही की जरूरत है। मैं वादा करती हूं कि आपको कोई सजा नहीं होगी। मैं आपको विस्लब्लोअर प्रोटेक्शन प्रोग्राम के तहत बचाऊंगी। मैं अपने सम्मान की कसम खाती हूं। उस आदमी ने काफी देर तक सोचने के बाद एक गहरी सांस ली और दराज की गहराई से एक पुरानी डायरी निकाली। मुझे लगा था कि एक दिन इस डायरी का इस्तेमाल करना पड़ेगा। उस डायरी में विक्रम द्वारा चुराए गए हीटिंग ऑयल की मात्रा, उसे बेचने वाले अवैध तेल डीलर का संपर्क नंबर और जिस खाते में पैसा जमा किया गया था उसका नंबर लिखा हुआ था। उस समय मैं पागल हो गया था मैडम। विक्रम ने मुझे परमानेंट कमीशन दिलाने का लालच दिया और मैं यह जानते हुए भी कि जवान ठंड में कांप रहे हैं, आंखें मूंद लीं। मुझे माफ कर दीजिए, सच में मुझे माफ कर दीजिए। वह आदमी रोने लगा। अंजलि शर्मा ने उसके कंधे पर हाथ रखा। तुम्हारी हिम्मत यूनिट को बचाएगी। अब सारी पहेली सुलझ गई थी। गबन, दुर्व्यवहार, रिश्वतखोरी और सैन्य संपत्ति की चोरी। मेजर विक्रम सिंह राठौर सिर्फ एक अयोग्य अफसर नहीं था, वह सेना के शरीर में लगे एक कैंसर की तरह था। अंजलि शर्मा ने डायरी को अपनी जेब में रखते हुए मुट्ठियां भींच लीं। अब शिकार को खत्म करने का समय आ गया था। सिंगल ऑफिसर्स क्वार्टर, 3री मंजिल। मेजर विक्रम सिंह राठौर का कमरा शराब और सिगरेट के धुएं से भरा हुआ था। अंधेरे कमरे में वह सिर्फ अंडरवियर पहने बिस्तर पर बैठकर अपना स्मार्टफोन पकड़े हुए था। सर, मैं विक्रम बोल रहा हूं। अरे सर, मेरे साथ बहुत अन्याय हुआ है। वह नई ब्रिगेडियर मैडम मुझे फंसाने की कोशिश कर रही है। जी, कॉर्प्स कमांडर साहब वाला कीचड़ का मामला? अरे सर, वह तो बस एक हादसा था। वह सूबेदार, मेजर, वह बूढ़ा बगल में आकर सलाह दे रहा था और मैं कंफ्यूज हो गया। वह अभी भी दूसरों पर इल्जाम लगा रहा था। फोन पर दूसरी तरफ उसका आईएमए का सीनियर था।
जो रक्षा मंत्रालय में एक कर्नल था। यह विक्रम के लिए आखिरी उम्मीद थी, लेकिन फोन से आती आवाज ठंडी थी। ओए विक्रम, तुझे समझ नहीं आ रहा क्या? तेरी कहानी यहां आर्मी हेडक्वार्टर तक पहुंच गई है। सुना है तूने कॉप्स कमांडर को लात मार दी। पागल हो गया है क्या? सर, यह सब बढ़ा चढ़ाकर कहा जा रहा है। मैंने लात नहीं मारी, मैं बस फिसल गया। चुप कर। और सुना है कि तेरे खिलाफ विजिलेंस जांच शुरू हो गई है। मुझे फोन मत करना, तेरे चक्कर में मैं भी मुसीबत में पड़ जाऊंगा। रख। फोन कट गया। विक्रम ने खाली आंखों से मोबाइल को देखा। साले डरपोक, जब मैं पार्टी देता था और शराब पिलाता था तब तो बड़े मजे से पीते थे। उसने फोन को दीवार पर फेंक दिया। स्क्रीन टूटकर बिखर गई। उसने अपना सिर पकड़ लिया। उसे बेचैनी हो रही थी। उसे लग रहा था कि यह मामला सिर्फ पद से हटाए जाने पर खत्म नहीं होगा। कल कोर्ट ऑफ इंक्वायरी थी। सबूत। अगर कोई सबूत नहीं है तो कुछ नहीं होगा। सबके पास सिर्फ शक है, कोई ठोस सबूत नहीं है। वह लड़खड़ाते हुए उठा और कपड़े पहने। उसे अपने ऑपरेशन ऑफिसर के कमरे में रखे लैपटॉप और एक गुप्त डायरी की याद आई। उसी में उसके सारे काले कारनामों का हिसाब था। उसे नष्ट करना था। वह चुपके से क्वार्टर से निकलकर ब्रिगेड मुख्यालय की ओर चला गया। रात के 12 बज चुके थे। मुख्यालय में सन्नाटा था। वह ड्यूटी ऑफिसर की नजरों से बचकर पिछले दरवाजे से अंदर घुसा। ऑपरेशन ऑफिसर के कमरे के सामने पहुंचकर उसने धीरे से दरवाजे का हैंडल घुमाया। खट। दरवाजा बंद था। उसने अपनी जेब से चाबी निकालने की कोशिश की, लेकिन ताला ही बदला हुआ था। यह है। यह क्या? ताला कब बदल दिया? वह घबराकर दरवाजा हिलाने ही वाला था कि उसके पीछे से एक ठंडी आवाज आई। देर हो गई, मेजर राठौर। विक्रम को लगा कि उसका दिल रुक जाएगा। उसने धीरे धीरे पीछे मुड़कर देखा तो कॉरिडोर के अंधेरे से ब्रिगेडियर अंजलि शर्मा बाहर आ रही थीं। उनके पीछे 2 मिलिट्री पुलिस के जवान खड़े थे। ब्रिगेडियर मैडम, आप यहां। तुम यहां क्या कर रहे हो जब तुम्हें पद से हटा दिया गया है? सबूत मिटाने आए थे? अंजलि शर्मा ने अपने हाथ में एक प्लास्टिक का बैग हिलाया। उसके अंदर विक्रम की वही गुप्त डायरी थी। यह ढूंढ रहे थे? विक्रम की आंखें गुस्से से भर गईं। यह है, यह मेरा है, यह मेरा निजी सामान है। आप इसे हाथ नहीं लगा सकती। यह मेरी निजता का हनन है। वह अंजलि शर्मा पर झपटकर डायरी छीनने की कोशिश की, लेकिन अंजलि ने फुर्ती से खुद को बचाते हुए उसके पैर में अड़ंगा लगा दिया। धड़ाम। विक्रम बेढंगे तरीके से कॉरिडोर के फर्श पर गिर पड़ा। निजता? इसमें तुम्हारे द्वारा गबन किए गए सरकारी पैसे का हिसाब और हीटिंग ऑयल बेचने का रिकॉर्ड है। यह निजता है? यह तो अपराध का सबूत है। विक्रम गिरे हुए ही सिर उठाया। उसकी आंखों में नफरत थी। यह सब झूठ है। यह सूबेदार, मेजर और उस हवलदार की साजिश है। मैं निर्दोष हूं। मैं आईएमए से हूं, इसीलिए नॉन आईएमए वाले मिलकर मुझे परेशान कर रहे हैं। वह अंत तक घिनौना था। अंजलि ने मिलिट्री पुलिस को इशारा किया। इसे उठाओ। जवानों ने विक्रम के दोनों हाथ पकड़ लिए। साजिश? तुमने जिस तेल डीलर को हीटिंग ऑयल बेचा था उसने सब कुछ उगल दिया है, और तुम्हारे गुप्त बैंक खाते की जानकारी भी हमें मिल गई है। तुमने जवानों को ठंड में ठिठुराकर जो पैसा कमाया था उससे खरीदी गई तुम्हारी वह महंगी गाड़ी अब जब्त हो जाएगी। विक्रम सिंह राठौर के पैर कांपने लगे। अब बचने का कोई रास्ता नहीं था। मैडम, बस एक बार माफ कर दीजिए। मैंने गलती की। बस मेरी वर्दी मत उतरवाइए। मेरे बीवी बच्चे हैं, मुझे पेंशन भी चाहिए। कुछ देर पहले तक चीखने वाला इंसान पल भर में गिड़गिड़ाने लगा। अंजलि शर्मा को उसे देखकर घिन आ रही थी। बीवी बच्चे हैं तो फिर तुमने दूसरों के लाडले बेटों को इतना क्यों सताया? वे जवान भी किसी के प्यारे बच्चे हैं। तुमने अपनी लालच के लिए उन बच्चों को भूखा रखा और लगभग ठंड से मरने के लिए छोड़ दिया था। अंजलि शर्मा विक्रम के चेहरे के करीब गईं और ठंडी आवाज में फुसफुसाईं। कल की कोर्ट ऑफ इंक्वायरी सिर्फ एक औपचारिकता होगी। तुम्हें पहले ही कोर्ट मार्शल के लिए भेज दिया गया है। गबन, चोरी, रिश्वतखोरी, सत्ता का दुरुपयोग। सजा काफी लंबी होगी। जेल में बैठकर आराम से चिंतन करना तुम्हारे उस चिंतन पथ से तो ज्यादा अच्छी जगह होगी। नहीं नहीं, विक्रम ने छटपटाया, लेकिन वह जवानों की पकड़ से नहीं छूट सका। इसे ले जाओ, जेल में डाल दो। विक्रम किसी जानवर की तरह रोते चिल्लाते हुए ले जाया गया। अंजलि शर्मा, तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकती। देखना, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। कॉरिडोर में सिर्फ उसकी चीखें गूंज रही थीं। अंजलि शर्मा काफी देर तक उस दिशा में देखती रहीं जहां वह गायब हुआ था। तभी अंधेरे से सूबेदार मेजर भैरव सिंह बाहर आए। बहुत मेहनत की आपने मैडम।
आपने भी। सूबेदार, मेजर साहब, अब जाकर एक बड़ी मुसीबत टली है, मेरा तो दिल हल्का हो गया। मैडम, जैसे 10 साल पुराना बोझ उतर गया हो। भैरों सिंह का चेहरा खिला हुआ था, लेकिन अंजलि शर्मा अभी भी गंभीर थीं। अभी सब खत्म नहीं हुआ है। हमें विक्रम द्वारा बर्बाद किए गए सिस्टम को ठीक करना है। सबसे पहले जवानों के लिए हीटिंग का इंतजाम कीजिए और कल सुबह नाश्ते में कुछ बहुत ही गर्म और स्वादिष्ट बनाने के लिए मेज को कहिए। हमारे मेहनती जवानों को खिलाना है। ठीक है मैडम, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भैरों सिंह ने दिल से सैल्यूट किया। जय हिंद। अंजलि शर्मा ने भी जवाब दिया, जय हिंद। जाइए, आराम कीजिए, कल एक नया सूरज उगेगा। अंजलि शर्मा ने खिड़की से बाहर देखा। रात भर की बारिश थम गई थी और बादलों के बीच से चांद की हल्की रोशनी आ रही थी। लद्दाख की बर्फीली हवा अभी भी ठंडी थी, लेकिन अब उस हवा में कोई सड़ांध नहीं थी। अगली सुबह 7वीं पर्वतीय ब्रिगेड के परेड ग्राउंड पर गिरफ्तार मेजर विक्रम सिंह राठौर को हथकड़ियों में जकड़कर मिलिट्री पुलिस की गाड़ी में बिठाया जा रहा था। सुबह की परेड के लिए इकट्ठा हुए सभी जवानों ने यह दृश्य देखा। कुछ लोग खुश थे, कुछ अफसोस जता रहे थे, लेकिन सबसे बड़ा बदलाव जवानों की आंखों में था। अब वे अफसरों को अविश्वास की नजर से नहीं देख रहे थे। उनकी आंखों में एक ऐसी राहत और विश्वास था जो सिर्फ न्याय को अपनी आंखों से देखने वालों में ही हो सकता है। जैसे ही गाड़ी मेन गेट से बाहर निकली, अंजलि शर्मा ने माइक संभाला। मैं ब्रिगेडियर बोल रही हूं। पिछले कुछ दिनों में खराब मौसम और अशांत माहौल के बावजूद तुम सबने अपनी ड्यूटी अच्छे से निभाई, इसके लिए शाबाश। आज सुबह का नाश्ता स्पेशल है, पेट भरकर खाओ और एक नई शुरुआत करो। ओवर एंड आउट। परेड ग्राउंड के कोने कोने से खुशी की लहर दौड़ गई। ब्रिगेडियर मैडम की जय। यह जयकार उस जयकार से अलग थी जो विक्रम जबरदस्ती लगवाता था। यह एक सच्चे लीडर के प्रति सम्मान और कृतज्ञता की आवाज थी। अब बस घायल यूनिट को मरहम लगाना और असली सितारों के युद्ध की तैयारी करना बाकी था। अंजलि शर्मा के होठों पर एक सत्रात यूनिट को मरहम लगाना और असली सितारों के युद्ध की तैयारी करना। हल्की मुस्कान फैल गई। मेजर विक्रम सिंह राठौर के जाने से जो खालीपन आया था वह ज्यादा बड़ा नहीं था, बल्कि उसके द्वारा छोड़ी गई गंदगी को साफ करने की प्रक्रिया ज्यादा ध्यान खींच रही थी। एक हफ्ते बाद कोर्ट मार्शल का फैसला आया। आरोप थे सरकारी धन का गबन, सैन्य संपत्ति की चोरी, सत्ता का दुरुपयोग और वरिष्ठ अधिकारी का अपमान। फैसले में कहा गया कि अपराध बहुत गंभीर है और उसे 3 साल की सश्रम कारावास की सजा सुनाई गई। जाहिर है उसकी वर्दी छीन ली गई, उसे अपमानजनक तरीके से बर्खास्त कर दिया गया और उसकी पेंशन भी रद्द कर दी गई। जिस पद और पैसे के लिए वह इतना मरा जा रहा था, वह एक मृगतृष्णा की तरह गायब हो गया और उसके पास सिर्फ जेल की ठंडी कोठरी बची। जिस दिन फैसले की खबर ब्रिगेड में पहुंची, ब्रिगेडियर अंजलि शर्मा ने सभी अफसरों, जेसीओ और एनसीओ को कॉन्फ्रेंस हॉल में बुलाया। माहौल गंभीर था, लेकिन यह पहले जैसा दम घोंटने वाला डर नहीं था। यह एक नए बदलाव से पहले का तनाव था। मंच पर चढ़कर अंजलि शर्मा ने माइक के बिना अपनी आवाज में कहा, आज से हमारी ब्रिगेड से प्रोटोकॉल शब्द को मिटा दिया जाता है। जवान आपस में कानाफूसी करने लगे। सेना में प्रोटोकॉल खत्म करना एक क्रांतिकारी घोषणा थी। वरिष्ठ अधिकारी को खुश करने के लिए पेंट करना, फूल लगाना और बेकार कालीन बिछाना, यह सब हमारी युद्ध क्षमता की बर्बादी है। भविष्य में मेरे दौरे या किसी भी निरीक्षण के समय जो भी कमांडर साफ सफाई या दिखावे की तैयारी पर ध्यान देगा, उसे तुरंत पद से हटा दिया जाएगा। अंजलि शर्मा ने दृढ़ स्वर में कहा, हमें जो दिखाना है वह साफ सुथरी क्यारी नहीं, बल्कि बिना जंग लगी बंदूकें हैं। चमकते हुए जूते नहीं, बल्कि मिट्टी से सने लड़ाकू जूते हैं। समझ गए? समझ गए मैडम। जवानों का जवाब पहले से कहीं ज्यादा दमदार था। खासकर जेसीओ और एनसीओ की आवाज में एक नई ताकत थी। मीटिंग खत्म होने के बाद अंजलि शर्मा सूबेदार मेजर भैरों सिंह के साथ परेड ग्राउंड पर गईं। वहां जवान हेलीपैड पर बिछे उस भयावह लाल कालीन को हटा रहे थे। बारिश और कीचड़ में सना सड़ांध मारता कालीन जैसे जैसे उखड़ रहा था, जवानों के चेहरे खिल रहे थे। उठाओ। अरे, यह देखकर तो दिल खुश हो गया। इसे बिछाने के लिए हमारी छुट्टी भी कैंसिल कर दी थी और हटाने में 10 मिनट भी नहीं लगे। जवान हौंसते हुए काम कर रहे थे।
अंजलि शर्मा यह देखकर मुस्कुराईं। सूबेदार मेजर साहब, जी मैडम, सफेद रंगी हुई चट्टानों को भी साफ करना है। थोड़ी थिनर की गंध आएगी, लेकिन प्राकृतिक रूप ही सबसे अच्छा होता है। मैंने इंजीनियर्स को आदेश दे दिया है। मैडम, आज शाम तक सब कुछ पहले जैसा हो जाएगा। और हवलदार जसवंत सिंह, अंजलि शर्मा ने पीछे खड़े जसवंत को बुलाया। जी मैडम, आपने बुलाया? जसवंत का चेहरा उस दिन कार धोने वाले दिन से बिल्कुल अलग था। उसके शीत दंश से घायल हाथ लगभग ठीक हो गए थे और उसके कंधे चौड़े हो गए थे। ऑपरेशन क्लर्क के रूप में तुमने बहुत मेहनत की। मैंने तुम्हारे नाम की सिफारिश डिवीजन के प्रशंसा पत्र के लिए की है। मेजर विक्रम के भ्रष्टाचार को हिम्मत से उजागर करने और कॉर्प्स कमांडर के दौरे पर सूझबूझ दिखाने के लिए। जसवंत को यकीन नहीं हुआ। उसे हमेशा अफसरों के हिस्से का काम ही मिला था। अपने नाम से प्रशंसा पत्र मिलना उसके 10 साल के करियर में पहली बार था। धन्यवाद मैडम, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जसवंत की आंखें नम हो गईं। रो मत, एक सैनिक आंसू नहीं, पसीना बहाता है। आगे भी अपने जूनियर्स के लिए एक प्रेरणा बने रहना। मैं ध्यान रखूंगा मैडम। अंजलि शर्मा ने ब्रिगेड की व्यवस्था को पूरी तरह से बदल दिया। सबसे पहला काम उन्होंने यह किया कि जेसीओ की नियमित बैठक को ब्रिगेडियर की अध्यक्षता वाली बैठक का दर्जा दिया। पहले अफसर फैसले लेते थे और जेसीओ को सिर्फ सूचना दी जाती थी, लेकिन अब फील्ड के विशेषज्ञों यानी जेसीओ की राय योजना बनाने के चरण से ही शामिल की जाने लगी। साथ ही शिकायत पेटी को डिजिटल कर दिया गया ताकि शिकायतकर्ता की पहचान पूरी तरह से गुप्त रहे। यह एक ऐसा सुरक्षा कवच था ताकि विक्रम जैसा कोई फिर से जवानों को परेशान न कर सके। बदलाव तेजी से दिखने लगे। मेज का खाना बेहतर हो गया। बैरकों में हीटिंग पूरी क्षमता से चलने लगी। दिखावे के काम बंद होने से जवान सिर्फ ट्रेनिंग पर ध्यान केंद्रित कर सके और उनकी फायरिंग की सटीकता और शारीरिक क्षमता में जबरदस्त सुधार हुआ। सबसे बढ़कर जो चीज बदली वह थी एक दूसरे के प्रति सम्मान। हाल ही में कमीशन हुए युवा लेफ्टिनेंट अब सूबेदार मेजर को पहले सैल्यूट करते और उनसे सलाह मांगते थे। यह अंजलि शर्मा का दर्शन था कि रैंक सिर्फ जिम्मेदारी के लिए है, किसी के चरित्र को दबाने के लिए नहीं, जो पूरी यूनिट में फैल गया था। एक शाम देर तक काम कर रही अंजलि शर्मा के पास सूबेदार मेजर भैरों सिंह एक कप गर्म अदरक की चाय लेकर आए। मैडम, आप थक नहीं गई? आधी रात होने वाली है। कोई बात नहीं, मैं कल से शुरू होने वाली सर्दियों की ट्रेनिंग की योजना की समीक्षा कर रही हूँ। इस बार मैं परिदृश्य को थोड़ा बदलना चाहती हूँ। वैसे भी नया ऑपरेशन ऑफिसर आने के बाद ट्रेनिंग इतनी यथार्थवादी हो गई है कि जवान कह रहे हैं कि उनकी जान निकल रही है। बेशक अच्छे अर्थों में। नया ऑपरेशन ऑफिसर एक ऐसा व्यक्ति था जिसे अंजलि शर्मा ने खुद चुना था, जिसके पास बहुत सारा फील्ड अनुभव और लचीलापन था। उसकी भैरों सिंह के साथ भी अच्छी बनती थी। सूबेदार मेजर साहब, आपने एक बार कहा था कि रैंक ही बाहुबली है। मैडम, वह तो एक शर्मनाक अतीत की बात है। मैं उस बात को ऐसे बदलना चाहती हूँ। जिम्मेदारी ही बाहुबली है। रैंक जितना ऊंचा होता है, कंधे पर बोझ उतना ही भारी होना चाहिए। मेजर विक्रम उस बोझ को नहीं सह सका और भाग गया। अंजलि शर्मा ने खिड़की से बाहर अंधेरे को देखा। लद्दाख के रात के आसमान में तारे टिमटिमा रहे थे। इन तारों की तरह हमारी यूनिट का हर एक जवान एक चमकता हुआ सितारा है। एक कमांडर का काम सिर्फ यह सुनिश्चित करना है कि वे बादलों से न ढकें और हवा से उनकी रक्षा करना है। भैरों सिंह ने अंजलि शर्मा को गहरी श्रद्धा से देखा। अपने 30 साल के करियर में उन्होंने कई कमांडरों के साथ काम किया था, लेकिन इतना अपने जवानों की परवाह करने वाला और सैनिक के मूल सिद्धांतों का पालन करने वाला जनरल उन्होंने पहली बार देखा था। आप जैसी कमांडर के अधीन काम करना मेरे लिए सम्मान की बात है। मैडम, आपने मेरे करियर के अंत को इतना शानदार बना दिया। इसके लिए धन्यवाद। अभी अंत नहीं हुआ है। आपको रिटायरमेंट तक मेरे साथ इस लद्दाख की जमीन पर और भी मेहनत करनी है। अंजलि शर्मा के मजाक पर दोनों हंस पड़े। लद्दाख की बर्फीली हवा खिड़की से टकरा रही थी, लेकिन कमरे के अंदर एक गर्मजोशी थी। यह एक इंसानियत से भरी असली सेना की गर्मी थी। समय बीता, मौसम बदला। लद्दाख की हाड़ कंपा देने वाली सर्दियों की हवा चली गई और उसकी जगह बसंत की गर्मजोशी ने ले ली। सिंधु नदी की बर्फ पिघलकर बहने लगी और 7वीं पर्वतीय ब्रिगेड के पीछे की पहाड़ी पर जंगली फूल खिल उठे। मेजर विक्रम सिंह राठौर द्वारा
बर्बाद किया गया। हेलीपैड अब एक ठोस कच्ची जमीन पर हरी भरी घास से ढका हुआ था। यह उस बनावटी लाल कालीन से कहीं ज्यादा सुंदर और जीवंत था। आज एक खास दिन था। यह सूबेदार मेजर भैरों सिंह के रिटायरमेंट का दिन था और कॉर्प्स कमांडर का फिर से ब्रिगेड का दौरा करने का दिन था। पिछली बार कीचड़ में गिरने की भयावह याद के बावजूद कॉर्प्स कमांडर अपना वादा निभाने के लिए फिर से हेलीकॉप्टर से आए थे। धड़ 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 60 हेलीकॉप्टर कच्ची जमीन पर धीरे से उतरा। इस बार कोई लाल कालीन नहीं था, कोई जबरदस्ती रंगे गए सफेद पत्थर नहीं थे, लेकिन हेलीकॉप्टर से उतरे कॉर्प्स कमांडर का चेहरा पहले से कहीं ज्यादा खुश था। जय हिंद कॉर्प्स कमांडर साहब, आपका स्वागत है। ब्रिगेडियर अंजलि शर्मा ने साफ सुथरी वर्दी में सैल्यूट किया। उनके बगल में औपचारिक वर्दी पहने सूबेदार मेजर भैरों सिंह खड़े थे। हाँ, ब्रिगेडियर शर्मा, अच्छा हुआ आज बारिश नहीं हो रही। कॉर्प्स कमांडर ने मजाक करते हुए भैरों सिंह की ओर हाथ बढ़ाया। सूबेदार मेजर, सुना है आज तुम्हारा आखिरी दिन है। जी सर, मेरे 35 साल का फौजी जीवन आज समाप्त हो रहा है। तुम जैसे एक बेहतरीन सैनिक को विदा करते हुए मुझे दुख हो रहा है। पिछली बार तुमने जो रबर मैट बिछाई थी वह मैं जिंदगी भर नहीं भूलूंगा। कॉर्प्स कमांडर ने सच्चे दिल से भैरों सिंह का हाथ अपने दोनों हाथों में पकड़कर हिलाया। परेड ग्राउंड पर सभी जवान लाइन में खड़े थे। उन्हें जबरदस्ती नहीं लाया गया था। वे अपने पिता समान सूबेदार मेजर को विदाई देने के लिए स्वेच्छा से इकट्ठा हुए थे। रिटायरमेंट समारोह के मंच पर चढ़कर भैरों सिंह एक पल के लिए कुछ बोल नहीं पाए। उनकी नजरें ब्रिगेडियर अंजलि शर्मा से मिली। अंजलि ने गर्मजोशी से सिर हिलाकर उन्हें प्रोत्साहित किया। मेरे प्यारे 7वीं ब्रिगेड के जवानों, मैं आज यह वर्दी उतार रहा हूं, लेकिन मेरी आत्मा हमेशा इस हिमालयन प्रहरी ब्रिगेड के साथ रहेगी। भैरों सिंह की आवाज थोड़ी कांप रही थी। अपने 35 साल के करियर में मैंने एक बात सीखी है, सेना की ताकत किसी जनरल के सितारे से नहीं आती। यह यहां मौजूद आप सबके पसीने की बूंदों, मिट्टी से सने जूतों और अपने साथी को बचाने के गर्मजोशी भरे दिल से आती है। यही सब मिलकर असली सितारे बनते हैं। भैरों सिंह ने एक गहरी सांस ली और आगे कहा, पिछली सर्दियों में हमने एक शर्मनाक घटना का सामना किया, लेकिन कहते हैं कि बारिश के बाद जमीन और भी मजबूत हो जाती है। ब्रिगेडियर अंजलि शर्मा मैडम के नेतृत्व में हमने एक नया जन्म लिया है। मैं अब एक आम नागरिक के रूप में लौट रहा हूं, लेकिन मैं बाहर से भी आप सबको समर्थन देता रहूंगा। कृपया अपना ध्यान रखना, बीमार मत पड़ना और स्वस्थ होकर घर लौटना। सूबेदार मेजर साहब, हम आपसे प्यार करते हैं। आपने बहुत मेहनत की। जवानों के बीच से जयकारे गूंजने लगे। कहीं कहीं से सिसकने की आवाजें भी आ रही थीं। यह मेजर विक्रम सिंह राठौर के जाने के समय की ठंडी खामोशी से बिल्कुल विपरीत था। समारोह खत्म होने के बाद अंजलि शर्मा भैरों सिंह को मेन गेट तक छोड़ने गई। सूबेदार मेजर साहब, आपने वास्तव में बहुत मेहनत की। आपके बिना मेरी दाहिनी ओर की जगह बहुत खाली लगेगी। आप जैसी कमांडर के होते हुए कोई चिंता नहीं है। मैडम, हवलदार जसवंत सिंह मेरी जगह को अच्छे से संभालेगा। आप उसे बहुत कुछ सिखाइएगा। भैरों सिंह ने आखिरी बार ब्रिगेड मुख्यालय की ओर मुड़कर देखा। वहां एक नया नारा लिखा हुआ था, वरिष्ठों का सम्मान, कनिष्ठों से प्यार, कभी कभी मिलने आइएगा। मैं आपको मेस का स्वादिष्ट खाना खिलाऊंगी। हाँ, मेस का खाना खाकर तो अब मैं ऊब गया हूं। बाद में कभी व्हिस्की पिलाइएगा। भैरों सिंह जोर से हौंसते हुए मेन गेट से बाहर चले गए। उनकी पीठ उदास नहीं बल्कि हल्की लग रही थी। एक सैनिक की पीठ जो अपनी पूरी जिंदगी एक जगह को समर्पित करने के बाद जा रहा था, सूर्यास्त की रोशनी में लंबी होती जा रही थी। अंजलि शर्मा तब तक वहां खड़ी रहीं जब तक वह आंखों से ओझल नहीं हो गए। तभी कॉर्प्स कमांडर अंजलि शर्मा के पास आए। ब्रिगेडियर शर्मा, जी सर, क्या तुमने अभी सूबेदार मेजर का विदाई भाषण सुना? जी सर, सुना। उसने कहा कि सेना की ताकत सितारे से नहीं आती। हाँ, हम जैसे सितारे वालों के लिए यह थोड़ी चुभने वाली बात है ना? कॉर्प्स कमांडर ने मजाक में पूछा। अंजलि शर्मा ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, नहीं सर, उन्होंने बिल्कुल सही कहा। हमारे कंधे पर लगे सितारे तो सिर्फ एक आईना हैं जो उनकी चमक को दर्शाते हैं। असली सितारे तो इन जवानों की आंखों में हैं। कॉर्प्स कमांडर ने अंजलि शर्मा को ध्यान से देखा। तुम मुझे बहुत पसंद हो। भारतीय सेना की सबसे पात्रा है। कम उम्र की महिला जनरल का खिताब तुम्हारे लिए बिल्कुल सही है।
तुम्हारा भविष्य और भी उज्जवल है। कॉर्प्स कमांडर ने संतुष्टि से सिर हिलाया और हेलीकॉप्टर में बैठ गए। अपना ध्यान रखना। जय हिंद। हेलीकॉप्टर हवा का एक झोंका छोड़कर उड़ गया। इस बार कोई धूल नहीं उड़ी। अच्छी तरह से उगी घास ने हवा को रोक लिया था। सभी कार्यक्रम खत्म होने के बाद अंजलि अपने दफ्तर में लौट आई। मेज पर फाइलों का ढेर लगा था, लेकिन वह थकी नहीं थी। खिड़की खोलने पर बसंत की हवा अंदर आई। परेड ग्राउंड पर जवान वॉलीबॉल खेल रहे थे। उनकी हंसी की आवाज दफ्तर तक आ रही थी। यह एक ऐसा शांतिपूर्ण दृश्य था जिसकी कल्पना मेजर विक्रम सिंह राठौर के समय में नहीं की जा सकती थी। टक टक। हवलदार जसवंत सिंह नहीं, अब वह सूबेदार बनने की कतार में था। अंदर आया। मैडम, एक कप कॉफी बना दूं? नहीं, आज कॉफी नहीं, कुछ और पीने का मन है। जी मैडम, क्या लाऊं? ठंडी शिकंजी। जैसी सूबेदार मेजर भैरों सिंह बनाते थे वैसी। जसवंत मुस्कुराया और जवाब दिया, ठीक है मैडम, मैं अभी बनाकर लाता हूं। जसवंत के जाने के बाद अंजलि शर्मा कुर्सी पर आराम से बैठ गईं। एक जेसीओ की बेटी के रूप में जन्म लेकर पैरा एसएफ से होकर जनरल बनने तक उन्होंने कई युद्ध के मैदान देखे थे, लेकिन लद्दाख में बीती यह सर्दियां उनके लिए सबसे कठिन और सबसे सार्थक युद्ध थीं। उन्होंने मेज पर रखी अपने पिता की पुरानी तस्वीर को छुआ। पिताजी, आप देख रहे हैं ना, मैंने आपके साथियों और अपने जवानों की रक्षा की है। तस्वीर में उनके पिता मुस्कुरा रहे थे। लद्दाख में बसंत छोटा होता है, जल्द ही चिलचिलाती गर्मी आएगी और फिर से कड़ाके की सर्दी। लेकिन अंजलि शर्मा को डर नहीं था। उनके साथ रैंक से नहीं, बल्कि एक गर्म दिल से जुड़े सच्चे साथी थे। यह सितारों का युद्ध क्षेत्र था, लेकिन यह सिर्फ आसमान में चमकने वाले सितारों का नहीं, बल्कि जमीन पर चुपचाप अपनी जगह पर खड़े हजारों लाखों छोटे सितारों का भी युद्ध क्षेत्र था, जो एक साथ चमक रहे थे। अंजलि शर्मा ने फिर से पेन उठाया। वह जो आदेश लिख रही थीं, उसमें अधिकार नहीं, बल्कि जिम्मेदारी थी। आदेश नहीं, बल्कि परवाह थी। चलो फिर से शुरू करते हैं। उनकी आंखें बसंत की धूप की तरह चमक रही थीं, लेकिन उनमें अभी भी एक जनरल की पैनी दृढ़ता थी।